इन्हीं टॉपिक्स की वजह से तुम्हारी 11th भी खराब हो जाती है और 11th खराब होने के बाद फिर 12th इसी वजह से खराब होती है। बट अब पढ़ लो अभी, वरना बाद में ये बोलोगे आता नहीं यकीन या से क्या हो गया, फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल मुझसे खफा हो गए। सर यही तो टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमारी 11th खराब हो गई। इनके बिना तुम फिजिक्स नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। टॉपिक्स तो सर ऐसे ही लिखे हैं जिनसे हमें डर लगता है। सर यही तो टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमारी 11th खराब हो गई। सर हमारी 12th में बेसिक्स हो ही नहीं पा रहे सर हमसे, सर डेरिवेशन नहीं हो पा रही सर न्यूमेरिकल नहीं बनते फिजिक्स में। तो भाई ये जो टॉपिक्स हैं आज मैं तुम्हें सारे कवर कराने वाला हूं इस एक वीडियो के अंदर। और ये मान के चलो अगर तुमने ये टॉपिक्स बहुत तगड़े से कर लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती, सर ये है कौन सा चैप्टर। मेरे से लिटरली कुछ बच्चों ने ऐसा पूछा। तो बेटा तुम लोगों का दुख दर्द भी दूर करेंगे, तो शुरुआत करते हैं भाई। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को नहीं पता बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, टॉपिक्स यहां पर लिख दिए, ये वो सारे टॉपिक्स है जो तुम्हें 11th 12th में काम आते हैं। इनके बिना तुम फिजिक्स नहीं कर सकते। कर सकते हो, रट सकते हो, रटने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। 12th बोर्ड्स के अंदर वोट वाले टॉपिक्स नहीं कर पाओगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनकी डेरिवेशन थोड़ी न्यूमेरिकली बेस्ड होती है ना। और कहीं ना कहीं तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक्स वीक होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और हां, इन्हीं टॉपिक्स की वजह से तुम्हारी 11th भी खराब हो जाती है और 11th खराब होने के बाद फिर 12th इसी वजह से खराब होती है। हर साल बच्चे 12th में आती है, बोलते सर 11th खराब हो गई, कि हम 12th में कुछ कर पाएंगे। कर जरूर लोगे, लेकिन अगर तुमने ये टॉपिक्स नहीं करे तो फिर नहीं कर पाओगे। चलो तो शुरुआत करते हैं भाई। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन से टॉपिक्स है। 12th बोर्ड्स में कौन से टॉपिक काम के नहीं है वो मैं साथ में बताता चलूंगा तुम लोगों को, है ना। क्या हुआ, ये सारे जितने टॉपिक्स है ना, इनका कुछ बेसिक पार्ट यूज होता है तुम्हारा 12th क्लास में। जैसे लॉग से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है, 12th बोर्ड्स में कुछ नहीं आएगा ना, तो मैं बीच बीच में बता दूंगा कि भाई ये वाला टॉपिक 12th बोर्ड्स वाले बच्चे ना करें। शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जल्दी बोलो एक बार, जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दो चैट में। अच्छा चैट लाइव तो है ही नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। वरना बेटा पढ़ लो अभी, वरना बाद में ये बोलोगे आता नहीं यकीन या से क्या हो गया, फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं, सारे न्यूमेरिकल मुझसे खफा हो गए। चलो ट्रिग्नोमेट्री कर लो बड़ा, वरना पछताओगे। चलो शुरुआत करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। और एक और चीज, इसमें तुम्हें टाइम स्टेप मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ट्रिग्नोमेट्री को स्किप कर देना, किसी को डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, किसी को इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, तो टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग जो टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ लेना। ठीक है, चलो ट्राइगोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री। ट्राई 3, गोनो साइड्स, मेट्री 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री को अभी हम ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली तरह पढ़ाऊंगा तुम्हें स्टार्टिंग में ना। स्टार्टिंग का आधा 1 घंटा बिल्कुल ऐसा होगा, तुम्हें फील आएगा कि सर ये तो बिल्कुल सर बिल्कुल बेसिक हो रहा है। हाँ बिल्कुल बेसिक होगा स्टार्टिंग में। तो जिनको बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो पढ़ लें स्टार्टिंग में, जिनको हाई लेवल वाली पढ़नी है वो स्किप करेंगे, आगे 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री भी होगी। ठीक है, चलो तो भैया 3 साइड्स वाली ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री कौन सी होती है सर, ट्राइंगल है। और बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ढूंढते हैं हाइट या फिर डिस्टेंस, और हम इसके अंदर पढ़ते हैं टी रेशोज। टी रेशोज क्या है अभी बताएंगे। टी रेशोज पढ़ेंगे, मतलब हमें सिर्फ रेशोज का काम है, ट्राइंगल के रेशोज का काम है। कौन सा ट्राइंगल ऐसा जिसमें हाइट होती है भैया, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे मान के चलो। तो भैया ये रहा तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि सर इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ये एंगल लिख दूं थीटा, यानी रेफरेंस एंगल ये हो गया, इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला होता है बेटा परपेंडिकुलर। क्या ये बात याद रखोगे, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भैया, ये बहुत बेसिक सा डाउट होता है। इसके साथ वाला होता है बेस, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही है। लेकिन अगर मैं थीटा बोल दूं ये वाला, तो भैया परपेंडिकुलर फिर क्या लाएगा, ये तुम्हारा पी लिख देता हूं, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। समझ में आई बात, समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़नी क्या है, टी रेशियोज। तो सोच के बताओ। चलो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये रहा छोटा सा, इसी वाले ट्राइंगल को हम रेफरेंस ले रहे हैं भी, है ना, थीटा ए बी सी। ट्राइंगल में कितने रेशोज होते हैं टोटल सर, हमने देखा, पता लगाया, ए अपॉन बी। ठीक, ए अपॉन बी, ए अपॉन सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक बी अपॉन सी ले लो। यही 3 रेशो दिख रहे हैं, इनका उल्टा कर दो। क्या, एक रेशो बी अपॉन ए, एक रेशो सी अपॉन ए, एक रेशो सी अपॉन बी। क्या टोटल 6 रेशोज होते हैं। वही ट्राइंगल के बच्चे हो गए 6। अब इन 6 बच्चों का नामकरण करना तो बहुत जरूरी है।
तो पंडित जी से को बुलाया गया कि भैया नामकरण करो, तो पंडित जी नामकरण करके चले गए। उन्होंने सबको नाम दे दिए, क्या क्या, एक को नाम दिया साइन थीटा, एक को नाम दिया कॉस थीटा, एक को नाम दिया टेन थीटा, एक को नाम दिया कॉसेक थीटा, एक को नाम दिया सेक थीटा, एक को नाम दिया कॉट थीटा। लेकिन गड़बड़ ये हो रही कि हम बार बार भूल जा रहे हैं किसका नाम कौन सा है ना, किसका नाम कौन सा हम बार बार भूल जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक काम करते हैं, चलो कोई ट्रिक अपना लेते भैया। क्या करते हैं, कोई ट्रिक अपना लेते हैं। हमने बोला एक है तुम्हारा साइन थीटा, एक है तुम्हारा कॉस थीटा, एक है तुम्हारा टेन थीटा, एक है तुम्हारा, इसे याद करना है कैसे बताऊंगा अभी, कॉसेक थीटा, एक है तुम्हारा सेक थीटा, एक है तुम्हारा कॉट थीटा। तो सबने बचपन में पढ़ा होगा, पी बी पी है, एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कुछ भी पढ़ रखा हो ना। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ये नहीं बिल्कुल। पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ये भी नहीं बिल्कुल। मैंने पहले ही बताया था, वी डोंट प्रमोट एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग, ठीक है। तो हम पापा को कुछ अच्छी चीज पिलाते हैं, पापा बादाम पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो अब से ये याद रखना, और भी तुम जो अपनी तरफ से बनाओ बना लेना यार, मैंने पहले भी ये बना रखा था, आज बता दिया, ठीक है। तो जो पहला वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कहलाया तुम्हारा ये। फिर दूसरा वाला जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कहलाया तुम्हारा कॉस थीटा। तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहलाया तुम्हारा टेन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा साइन, कॉस और टेन, ठीक। साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का जस्ट उल्टा कर दो कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट उल्टा कर दो, देखो साइन का उल्टा ये, कॉस का उल्टा ये, और टेन का उल्टा ये, ठीक। सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये बात तो बहुत आसान है। और यहां से हमें नए फॉर्मूले मिले, कभी भी फॉर्मूले बनाने नहीं होते, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बने, साइन का उल्टा एक फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक थीटा, याद रखोगे ये बात। कॉस का उल्टा एक फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा है, और टेन का उल्टा एक और फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब देखो एक तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, चलो तुम समझदार हो, मुझे पता है कर लोगे। एक काम करो, सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर दो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। सब लोग बताएंगे, मैं यहां कर देता हूं साइड में। साइन थीटा तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा तुम्हारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं दोनों की डिवाइड कर दूं, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट ही गयो, कट ही गयो, कट गया, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन अपॉन कोस। क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस तुम्हारा, ध्यान से देखो, टेन थीटा होता है। तो क्या मैं बोल दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, एक नया फॉर्मूला, हाँ ना बोलो। तो फॉर्मूले खुद बनते चले जाते हैं, बात ये सीधी सी बात है। इसके आगे बढ़ते हैं भाई, इतनी बात समझ में आई, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं, अब वापस से ट्राइंगल पे जाते हैं। चलो, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, जब तुम छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी शरारतें करते थे, और जब छोटे से थे बिल्कुल, तो तुम्हें याद है एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी तुम्हें, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। वहां से ढूंढो, ये थीटा, ये 90, तो क्या ये 90 माइनस थीटा, ढूंढ के बताओ, है। वापस से एबीसी ऐसी रहने दो इन्हें, है ना। अब तुम जरा एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं साइन थीटा, क्या वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही बात सर। अब मैं बोलना चाहता हूं साइन 90 माइनस थीटा, ढूंढ के दिखाओ, साइन 90 माइनस थीटा, यानी इस बार रेफरेंस एंगल में ये ले रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बी अपॉन सी। एक बात देखी गजब तुमने, सेम साइन है लेकिन हर बार अलग अलग आंसर आया। चलो एक और देखते हैं, एक और, इसी के साथ एक और चीज समझते हैं। अगर मैं कॉस थीटा ढूंढूं, कॉस थीटा, थीटा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ भाई साहब ये दोनों सेम आ गए, देख रहे हो। कॉस 90 माइनस थीटा ढूंढ के देखो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अगर ये रेफरेंस एंगल है तो क्या ये बेस बन जाएगा इस बार, ए अपॉन सी। तो तुमने ऑब्जर्व की, ये इसके इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल है ना। तो यहां से फॉर्मूले क्या बन गए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा उल्टा कर दो, है ना। तो अगला लिखते हैं, इसके बाद तुम्हारा 10, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब हर डेरिवेशन नहीं करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें पूरी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। कॉट, कॉट हो गया, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। इनके उल्टे भी एप्लीकेबल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, बातें बहुत बेसिक बेसिक सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद एक अगली चीज, अब पाइथागोरस साहब को ले आते हैं। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा तुम्हारा सी, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सब यूज हो गया। पाइथागोरस बाबा ने बोला यार राइट एंगल ट्राइंगल तुम ले रहे हो और मुझे भूल गए, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे भी कहीं यूज में लाओ। तो हमें तो सबको पता है कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर, यही होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ रेशोज। क्या पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ रेशो। तो एक काम करते हैं, क्या पूरी इक्वेशन की डिवाइड मैं ऐसी सी स्क्वायर से कर दूं, कोई दिक्कत है, कर दूं।
लेकिन फिर बुरा मान जाएंगे कौन लोग, बी और ए। वापस लिखो इक्वेशन, वापस लिखो इक्वेशन। इस बार बी से कर दो पूरी इक्वेशन को डिवाइड, अब ए भी तो रह गया, क्या ए से भी कर दो पूरी इक्वेशन की डिवाइड, तुम देख रहे हो, क्या ए से भी डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन की, हाँ ना बोलो, बोलो। ये बन गया 1 बी अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, ए अपॉन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। यहां देखो सी अपॉन बी, सी अपॉन बी के सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर थीटा। क्या एक आइडेंटिटी ये बनी, हाँ ना बोलो, एक ये बनी, एक ये बनी। अच्छा फिर से बहुत बच्चे डर रहे होंगे सर ये सब याद करना है, अरे सब 10th का है, अभी 10th की चल रही है, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा, फिर भी एक बार बता दूंगा कौन सी किसके काम की। ये वाले फॉर्मूले 12th बोर्ड्स में काम नहीं आएंगे, लेकिन पीछे जो चीजें बताई हैं ये 12th बोर्ड्स में काम आ सकती है भैया, ये काम आ सकती है, तो इन्हें याद रखना, ठीक है। वैसे मैंने परिश्रम बैच में भी ये सब चीजें कराई हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो गया तुम लोगों का, और जितने बच्चे उस बैच में हैं नहीं उनके लिए पूरा हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात, मैं खुद ना एक छोटी सी टाउन से बिलोंग करता हूं, मतलब एक जगह मुरादनगर, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो जब मैंने 12th की थी ना, या मैंने 11th भी की थी, किसी ने बताया नहीं बेसिक मैथमेटिक्स भी करानी होती है। सीरियसली मुझे बाद में ये कंफ्यूजन होता था यार, वेक्टर में तो पूरी वेक्टर टॉपिक पता है ना, वेक्टर मैंने परिश्रम बैच में करा दिया ना, तो वेक्टर टॉपिक मैंने पढ़ रहा था, वहां तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही थी। 10th का भूल जाते हैं बच्चे, तो 11th में करानी चाहिए, 12th में भी करानी चाहिए। फिर मैंने डेरिवेशन करी 12th में, वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो रहा था, तो बड़ी दिक्कत आई, तो टीचर ना रटवा देते थे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता तुम लोग रटो, तुम्हें पता चलेगा वो डेरिवेशन कैसे होती है, वो इंटीग्रेशन कैसे यूज किया जाता है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ये तुम्हारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों याद रखिए भाई कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को। चलो आगे बढ़ जाए, कितनी बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई, बोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बताओ समझ में आई, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बढ़ना है, लास्ट चीज रहेगी क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री, उसकी लास्ट चीज, ये तुम्हारे बहुत यूज आने वाली है ना। तो एक टेबल होती है जो मैं 10th में याद होगा, नहीं आते तो मैं बता देता हूं कैसे बनाई जाती है, तुम्हें कुछ कुछ याद करनी है, इसमें से चीजें ज्यादा नहीं करनी है। बनाने का तरीका लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है, चारों में, अभी उसको भूल जाओ एक्स्ट्रा, सबकी 4 से डिवाइड करो और रूट कर दो, सबका 4 से डिवाइड करो रूट कर दो, 4 से डिवाइड करो रूट कर दो, 4 से डिवाइड करो और रूट कर दो। अभी इतनी टेबल याद रखना, 180 डिग्री बाद में, ठीक है। ये क्या है 0, ये क्या है 1/2, 2 2 जा 4, 1/√2, 3 का हो गया √3, 4 का रूट आया 2, 1 आ गया। क्या याद रखी जा सकती है बात, सिर्फ इतना। तो क्या अगर तुमसे कोई पूछे बताओ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2। अब क्या करना है, साइन थीटा समझ में आ गया, कॉस के लिए क्या करोगे, उल्टा कर दो, ये 1 यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां सबको उल्टा कर दो, बस देखो 1 यहां लिखा, √3/2 यहां लिख दिया, ये यहां, ये उधर और ये उधर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला करा था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, हमें टेन थीटा ढूंढना है, तो साइन अपॉन कॉस 0 डिवाइड बाय 1 0, दिस डिवाइड, अब ये डिवाइड तो खुद कर सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/√3, दिस डिवाइड बाय दिस 1, दिस डिवाइड बाय दिस √3, 1 डिवाइडेड बाय 0 ये तो होता ही नहीं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी जो तुम्हें लिखना है, नॉट डिफाइंड लिख दो। क्या ये बात याद रखोगे। अब तुमसे कोई पूछे कॉस, तुमसे पूछे सेक 30 डिग्री, सेक, तुमसे क्या पूछ लिया किसी क्वेश्चन वाले ने, सेक 30 डिग्री, याद करो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस 30 डिग्री पे जाओ, ये रहा सेक 30 डिग्री इसका उल्टा 2/√3, तो उन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के उल्टे से हो जाएगा। क्या बात याद रखोगे। अब थोड़ा सा जो बता रहा हूं वो सुन लो, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन कॉस 180 डिग्री -1 होता है। क्या ये बात याद रखी जा सकती है, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी और कुछ नहीं। 180 में तुम्हें सिर्फ ये दो बातें याद रखनी, क्या याद रख सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो एक और चीज याद रख लो, एक लास्ट, वो तुम्हारी 10th में नहीं थी, नई चीज है, एक ट्राइंगल है, बताए तो कौन सा, इसकी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, ज्यादातर 11th में और 12th में तुमसे यही वैल्यूज पूछी जाएंगी, ठीक है। सुन लो 11th में तो बहुत ज्यादा, ये एंगल 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये वैल्यू तुम्हारी 3, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 5,
इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन 37 डिग्री कितना, देख के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन 37 डिग्री कितना, ये याद ना भी करो चलेगा, 3/4। ठीक है। साइन 53 डिग्री कितना, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस 53 डिग्री कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? आ रहा है? पूरा डिटेल में करा रहा हूं भैया। इतनी डिटेल ट्रिग्नोमेट्री तो तुमने 10th में पढ़ी होगी ढंग से, बस शायद 10th में भी ना पढ़ी हो। नहीं 10th में तो पढ़ी होगी, इतना तो मैं तुम्हें मानता हूं। 1053 डिग्री कितना भैया, बताओ जल्दी। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो ये वैल्यूज तुम्हें अगर यहां भी इनमें से सिर्फ ये वैल्यूज 4 याद रख ले, ये दोनों याद रख लेना। 53 में देखो अपने आप उल्टा कर देना, बस देखो, बस उल्टा। अगर तुमने ये दो वैल्यूज याद रख ली, दैट्स इट। ये दोनों तो अपने आप उल्टी हो जाएंगी, देखो 3/5 या 4/5 या, बस इतना सा काम है। क्या आसान है। अब आने वाले हम कौन सी, 12th की ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री बात हो भैया, 11th वाली, सॉरी कौन सी, 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो तुम्हारे काम की सिर्फ वही बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें हमेशा बस एक याद रखनी है, तुमने हर जगह एंगल्स को पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, जो भी है डिग्री में। बट डिग्री एसआई यूनिट नहीं होती। हम फिजिक्स में सब चीजों की एसआई यूनिट पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में एसआई यूनिट एंगल की क्या होती है, लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज कितनी, बोलो जल्दी जल्दी, रेडियन। देखो वैसे ये वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे 20 साल 12th बोर्ड्स दे रहे हैं, बट ये वीडियो 11th वालों के भी काम आ जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के काम भी आ जाएगी, सीईटी वालों के भी आ जाएगी, सबके काम आएगी। ये वीडियो है सबके लिए, बट स्पेशली मैं 12th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि जो मेरे बच्चे बैच में है, परिश्रम बैच में, उन्होंने मुझे बोला था कि सर बैच में तो हमने कर ली, एक बार रिवीजन मिल जाए तो मजा आ जाए हैं। और कुछ बच्चे यूट्यूब पे थे जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी थी परिश्रम की, यूट्यूब पे ली थी अभी 4-5 दिन पहले। उन बच्चों ने भी बोला था सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री हमें बेसिक मैथमेटिक्स यूट्यूब पे करा दो। तो इसलिए मैंने उन सबका ध्यान रखते हुए ये वाली वीडियोस तुम्हारे लिए डाली है। ठीक है, चलो। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। अगर एंगल में बात करें तो पाई, ठीक है, याद रखोगे। तो 360 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। 90 डिग्री कितना हो गया, π/2 रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री कितना हो गया, π/3 रेडियन। क्या बाकी अपने आप लिख सकते हो वैल्यूज? हाँ ना बोलो, क्या बाकी अपने पास लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो बेसिकली हमने करा क्या, एक सर्कल लो, ऐसे एक सर्कल ले लो। इस सर्कल को तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये तुम्हारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट? हाँ ना बोलो। ये तुम्हारा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैथ्स में पढ़े होंगे ना क्वाड्रेंट्स, है ना। तो जो मैंने तुम्हें अभी 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है ना, वो एक छोटा सा अंश था ट्रिग्नोमेट्री का। जो तुम्हें मैंने 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, एक्चुअल में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री होती है। जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री। किसकी ट्रिग्नोमेट्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ट्रिग्नोमेट्री आगे भी है, सेकंड क्वाड्रेंट की अलग है, थर्ड क्वाड्रेंट की अलग है, फोर्थ क्वाड्रेंट की अलग है। बट हम चारों क्वाड्रेंट की अगर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ गए तो पगला जाएंगे हम। तो हमने इसके लिए क्या करी, ट्रिक्स निकाली। क्या ट्रिक्स है, सुनते रहना धीरे से। ठीक है, कर दे शुरुआत 11th की ट्रिग्नोमेट्री की। अरे जोर से बोल दो। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, मतलब बच्चे वाली है। तुम्हें एक चीज समझनी है, 10 अपने आप समझ में आ जाएंगी, इतनी आसान है। दिखा दूं? चलो बस इतना याद रख सकते हो, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। और इस सर्कल में एक और चीज, चलो देखो, सुनना ध्यान से ना। तुम एक बात सोच के बताओ, अगर मैं ये बोलूं ये एंगल 0 डिग्री है, ये क्या लाइन है 0 डिग्री की है ना, मैं यहां से यहां जाऊं, क्या मैं 90 डिग्री आगे चला गया? क्या मैं इसको 90 डिग्री बोल सकता हूं इस लाइन को? क्या मैं 90 से और 90 आगे गया? क्या इसको 180 डिग्री बोल सकता हूं? मैं 180 डिग्री से और 90 आगे गया, क्या ये 270 डिग्री हो गई? क्या मैं 270 से और 90 आगे गया, क्या ये 360 डिग्री हो गई? मैं 360 डिग्री से और 90 आगे चला जाऊं, क्या ये 450 डिग्री हो गई? क्या मैं 450 से और आगे 90 डिग्री चला जाऊं, क्या ये तुम्हारा 540 भी होगी? मैं 540 से और 90 आगे चला जाऊं, ऐसे चलता रहेगा। ये 630 होगी, 630 से और 90 आगे चला जाऊं, क्या 720? ऐसे तो चलता रहेगा ना सीक्वेंस। यानी तुम एक बात समझे, जो मतलब 0 डिग्री का है वही मतलब 360 डिग्री का है। अगर मैं कभी लिख दूं क्या, साइन 0 डिग्री, मैं लिख दूं साइन 360 डिग्री, मैं लिख दूं साइन 720 डिग्री, इन सब का मतलब एक ही है।
याद करो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 0, तो तीनों की 0। मतलब इन तीनों का मतलब एक ही है। क्या बात समझ में आई? कितना आसान है। अब तुमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, साइन 90 माइनस थीटा, याद आया? तुमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, पढ़े थे? 90 कहां है? ये 90 में से थीटा माइनस कर दो। क्या तुमसे यहां की बात की जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की? सोचो कितना आसान है। इस 90 में से थीटा माइनस कर दो, तो क्या यहां की बात करिए इसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आंसर आया, क्या वो पॉजिटिव आंसर था? इसके आगे नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा है? क्या सबके कन्वर्जन पॉजिटिव आ रहे हैं? ये पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव नहीं है ना? नहीं है ना, है ना? तो कुछ बच्चों को याद आई होंगी कुछ बातें, समझ गए वाली चीज, पॉजिटिव, सबके आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, समझ गए? एक और चीज, क्या साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन चेंज हो गया कॉट में, ऐसी सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, ऐसे ही सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, बट सारे आंसर पॉजिटिव है ना? तो याद रखना, जब भी ये 90 हो, 90 मतलब ये 90 450, जो 90 का मतलब है वही 450 का मतलब है। तो जब भी इस लाइन की बात होगी, इसमें से कुछ भी प्लस या माइनस हो रहा होगा, तो चेंज होंगी चीजें, मतलब साइन चेंज हो जाएगा कॉसेक में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा थोड़ा सा, अभी आगे समझ में आएगा, बताऊंगा कैसे। तो क्या एक बात समझ में आ गई? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। हाँ ना बोलो, सब पॉजिटिव। इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट करते हैं एस, इसको टी, इसको सी। ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या सब बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं? ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी यहां पर जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो सब पॉजिटिव। एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी मतलब टेन थीटा, टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अभी इसका मतलब समझाता हूं, चलो। अगर मैं बोलूं 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सोच के बताओ। मैं बोलूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले ये समझना जरूरी है फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है? मैं बोलूं 90 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस, 90 में प्लस कर रहा हूं मैं थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुमसे एक चीज पूछता हूं तगड़ी, मुझे बताओ 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, अरे 180 है माइनस थीटा, क्या ये वाला फिर से सेकंड क्वाड्रेंट? क्या 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट है? बहुत बढ़िया, आगे आओ एक और। अब मैं तुमसे पूछूं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, सोच लो 180 प्लस थीटा, 180 में प्लस थीटा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ ना बोलो, आसान है। तो अब तुम्हें एक बात समझनी है, क्या ये लिख लिया? जिसने लिख लिया अच्छा, ये नोट कर लेना पूरा साथ में, पॉज कर करके नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा भी है, नो डाउट कुछ एक्स्ट्रा भी है। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो ये पूरा है, कॉम्पिटिटिव वाले जितने बच्चे हो तो पूरा करें, वो तो कुछ ना छोड़े, ठीक है? जो बच्चे 11th वाले हैं वो भी पूरा करें। 12th वाले बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें जो छोड़नी वो मैं बता दूंगा। वैसे तो मैं चाहता हूं जितने 12th के बच्चे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देंगे ही, है ना? तो छोड़ना क्यों है? जब एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा तो क्यों छोड़ना है? कुछ नुकसान थोड़ी ना होगा। मान लो चलो हो सकता है तुम 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया, वो आगे काम ही आना है, नुकसान कुछ नहीं होना। इवन पता जब तुम ये चीजें पढ़ोगे ना तो तुम्हें आगे की चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, समझे? ठीक है, देखो मुझे इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं थी बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो डालने की, क्योंकि मैं बैच में भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैंने बैच में भी पढ़ा दी। इवन 12th के बच्चों को तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, इस लेवल पे नहीं पढ़ाते। फिर भी मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहा हूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लिए कर लेना चाहिए? मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम अपने लिए नहीं कर सकते? बाकी देखो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहो, ठीक है? चलो आगे सुनना 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 सुनना, देखो मैंने अभी लिखा साइन 90 माइनस थीटा, एक तो ये हो गया, एक मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब समझाऊंगा सबका। एक में लिख रहा हूं कॉस 90 प्लस थीटा, एक में लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, एक में लिख रहा हूं कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? बस ठीक है। और यहां पे बना रहा हूं मैं वो ग्राफ। पहले सोच के बताओ,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन 90 माइनस थीटा भी पढ़ाया था, ये तो कॉस थीटा सीधा। साइन 90 प्लस थीटा, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है? साइन 90 प्लस थीटा, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक की वैल्यूज। साइन, अच्छा जब भी 90 आएगा, जब भी 90 आएगा मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये या ये, इन दोनों में से जो भी वैल्यूज आएंगी वो चेंज करवाती हैं, मतलब साइन को चेंज कराएंगी कोस में, टेन को चेंज कराएंगी कोट में, सेक को कोसेक में, ये याद कर लो कहीं, ठीक है? जब भी यहां पे तुम्हें 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखा दिखाई दे, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, जब भी, तो तुम्हें चेंज करना है ऑटोमेटिकली, दिमाग में फिट कर लो। तो साइन चेंज किसमें होगा? कॉस में। चलो ये तो ठीक है, कॉस में चेंज हो गया। साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पॉजिटिव सही है, सही लिखा है हमने, बिल्कुल सही लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। क्या ये बात याद रख सकते हो? अभी कोई दिक्कत नहीं, अब उलझन स्टार्ट होगी। तो जिन बच्चों को ज्यादा उलझन है उन्हें मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है? आ जाओ। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है? यहां 90 लिखा है तो कॉस चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है बताओ? पीछे देख लो, चलो दिखाते हैं। कॉस किस में चेंज होता है? कहां गया? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो साइन लिखना है हमें। क्या मैं लिख दूं साइन थीटा? अब बहुत तगड़ा समझना, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव नहीं, साइन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? कॉस की वैल्यू। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस की वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव, हमें देखना नहीं क्या ये, कॉस की जो भी वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, खत्म बात। साइन 180 माइनस थीटा, फिर से आ जाओ, अब सुनो, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फिर से सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये बहुत डिटेल में जा रहा है, इसको मैं 2 मिनट में बस जल्दी से खत्म करने वाला हूं, ठीक है? सुन लो, अब एक चीज याद रखनी है, 180 पे कभी भी कोई चीज चेंज नहीं होगी। 180, 360, ये जो लाइन है ना, ये लाइन नो चेंज, इसमें लिख दो नो चेंज। जितने भी एंगल इस लाइन पे आए थे, जितने भी एंगल इस लाइन पे आए थे, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, जितने भी इस लाइन पे आए थे, नो चेंज, नो चेंज। जितने भी इस पे आएंगे चेंज, 90, 270, तो नो चेंज मतलब डायरेक्ट फिर से साइन थीटा, ठीक है? अब तुम्हारा होमवर्क कितना सा है? तुम्हें कमेंट में ये बताना है ये माइनस कॉस थीटा क्यों है, तुम्हारा होमवर्क ये है। बस हमें इस 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जो चेंज वाली चीजें थी वो इतनी पढ़नी है, जो चेंज वाली चीजें थी वो इतनी ही पढ़नी है। याद रखना 90 और 270 पर चेंज, जब भी 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा कुछ भी होगा चेंज, 180, 0 डिग्री, 360, इन सब पे नो चेंज। क्या इतनी बात याद रख सकते हो? क्या इतनी बात याद रख सकते हो? बोल दो जल्दी से, बोलो जल्दी। क्या इतनी बात? पानी पी लेते थोड़ा सा। चलो छोटे से ग्राफ दिखा रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा के, ये तुम्हारे काम आएंगे। एसी चैप्टर है ना, वहां काम आएगा। एसएचएम है, ऑसिलेशन है, इन चैप्टर्स के अंदर तुम्हारे वो काम आने वाले ग्राफ है ना। चलो तो भैया साइन थीटा का ग्राफ लिखने जा रहे हैं। पहले क्या, ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है? ये साइन थीटा का ग्राफ है, इसका एक और नाम है साइनोसोडियल कर्व, सुना भी होगा तुमने ना। चलो कैसे ही निकालते हैं। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0, 0। साइन धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती तुमने देखा होगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 यानी 0.5 वैल्यू बढ़ गई। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, ये है 1 साइन 90 डिग्री। इस 90 को मैं π/2 लिख रहा हूं, ठीक है? 90 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है? वापस से 0 होता है, वापस से 0 पाई, ठीक है? अब और वैल्यू बढ़ाओ। साइन 180 में प्लस करो 90, 270 डिग्री। 270 डिग्री होता है साइन का -1, +1 -1, ये कितना है? 270 डिग्री। 270 होता है 3π/2, ठीक है? 3π/2, ठीक है? वापस से साइन 360 डिग्री, क्या इक्वल्स हो जाएगा वापस से 0 के? वापस से 0, 360 यानी 2π। ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ है, साइनोसोडियल कर्व बोलते हैं इसे, ठीक है? सेम कॉस थीटा का ग्राफ बना लो ऐसे, यहां बना दो नीचे कॉस थीटा का। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा ही है। चलता रहेगा ऐसे ना। देखो याद करो, क्या कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है? 0 डिग्री पे 1 आ गया, ठीक है? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है? देखो 90 पे 0 हो गया,
उल्टा है ना, वहां पाई बाई 2 देखो, वहां मैक्सिमम थी, 0 है। कॉस 90 के बाद 180 डिग्री पर वैल्यू -1 होती है, -1। कॉस 270 डिग्री वापस से 0, ठीक है। 270 ये कितना है, 180 डिग्री। बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था जो तुम्हारा हार्ड था। चलो एक काम करते हैं, एक मस्त सी चीज पे चलते हैं, उसका नाम है अप्रॉक्स, नहीं उससे पहले 2-3 फॉर्मुलेज लिखवाने तुम लोगों को, है ना। लिखवाने का लिख के लाऊं मैं, सुन लो। ये तुम्हारे फॉर्मुलाज काम आने वाले हैं, तुम्हें याद होने चाहिए। 12th में स्पेशली तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला, और कभी कभी ये वाला फॉर्मूला। ऊपर 2 वाले काम नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, 11th में ही काम आएंगे, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो ये तुम्हें याद रखने, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन 2 थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम एक्चुअल में। तुम ध्यान से देखो, यहां एंगल डबल है, यहां हाफ है, तो देखो यहां पे थीटा थीटा आ गया है, एंगल का हाफ हो गया, थीटा/2 बस इतना हुआ है, और कुछ नहीं। कभी कभी ये फॉर्मूला भी ऐसे यूज होगा, ध्यान रखना। cos 2 थीटा की जगह हो सकता है cos थीटा आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, बस ये करना और कुछ नहीं, दैट्स इट। अब जो नए टॉपिक पे चल रहे हैं उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। क्या नाम है भैया, अप्रोक्सीमेशन। ये क्या चीज है सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्स, अंदाजा लगाना कभी कभी आंसर का। कभी बड़ी बड़ी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है, बच्चों से अंदाजे लगा के ही उनके आंसर लिखने होते हैं। कैसे बताता हूं स्पेशली, मान लो तुम यहां खड़े हो और तुमने बहुत दूर देखा अपना एक दोस्त, 5 किलोमीटर दूर, इतना तुम देख नहीं पाओगे पर ठीक है मान लिया, और तुम्हारा दोस्त खड़ा है। तुम्हारा दोस्त नहीं है, काम करो, तुम जमीन के नीचे, तुम गोवा घूमने गए, और गोवा जब घूमने गए, हुआ क्या, तुम्हारा दोस्त तुम्हें जमीन के नीचे दबा के चला गया। तुमने कहा था मजा लूंगा मैं ऐसी, मुझे दबा के चला जा, और सिर्फ गर्दन तुम्हारी बाहर है, मिट्टी के बाहर तुम्हारी सिर्फ गर्दन है, बाकी तुम्हारा शरीर नीचे दबा हुआ है, देखो गर्दन नीचे। तो तुम्हारी आंखें यहां पे, और तुम्हारे दोस्त ने कहा देख मैं पेड़ पे बैठा हूं 5 किलोमीटर दूर, दूरबीन देके गया तुम्हें, पेड़ ये रहा। 5 किलोमीटर दूर तो पेड़ इतना से दिखेगा ना तुम्हें, तो क्या, कहां गया भैया, 1 मिनट, हाँ सीधी लाइन चाहिए ना अपने को। तो जब तुम अपने दोस्त को देखोगे, क्या कुछ ऐसी नजरों से देखोगे, हाँ ना बोलो, यहां बैठा तुम्हारा दोस्त, हाँ ना बोलो, क्या ऐसी देखोगे, सोच के बताओ मुझे एक बात। ये वाला जो एंगल है ये ना के बराबर है ना, ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल से तुम अपने दोस्त को देख रहे हो, क्या ये एंगल बहुत ही छोटा है भैया, बोलो। ये वाला एंगल क्या बहुत छोटा नहीं है, ना के बराबर, बहुत ज्यादा छोटा, हद से ज्यादा छोटा, हद से ज्यादा, ना के बराबर ही एंगल है नहीं है। पहले मुझे इतना बताओ, चलो जल्दी बताओ, सोच के बताओ। और एक चीज सोचो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, जितनी दूर पेड़ है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है हाइपोटेन्यूस वाली, ये लाइन भी लगभग इक्वल नहीं होगी, लगभग इक्वल होंगी। सोचो, याद करो, cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही बात है। बेस ये वाला डिस्टेंस, और ये ग्रीन लाइन क्या हाइपोटेन्यूस, क्या ये लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है, तो क्या कट के 1 आ गया। cos थीटा कब 1 होता है, जब 0 डिग्री होता है। तो क्या एंगल लगभग 0 डिग्री मान सकते हैं, लगभग 0 डिग्री, सोच के बताओ। यहां पे लगभग 0 डिग्री क्या है इस केस में, बताओ, सोच के देखो। यानी जब when theta is very very small, when theta is very very small, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इतना ज्यादा छोटा, तो याद रखना cos थीटा तो इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 1। क्या बात याद रखोगे, ये वाली बात याद रखोगे। ऐसे ही 2-3 चीज क्या याद रखोगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है क्या, थीटा के इक्वल हो जाता है। अरे साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, तो साइन 1 डिग्री लगभग 1 डिग्री मान लो, साइन 2 डिग्री लगभग 2 डिग्री मान लो, समझिए। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी साइन अगर 1 में नहीं लेते, पहले पाई में लेते, ध्यान रखना। थीटा को हम डिग्री में नहीं लेंगे, पाई में लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो साइन की जो भी एंगल होगा अप्रोक्सीमेट लगभग पाई, वो हम थीटा एंगल ही लिख देंगे। ऐसे ही तुम्हारा टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ये कंडीशन कब है, जब तुम्हारा थीटा काफी ज्यादा छोटा। कितना मस्त कॉन्सेप्ट समझाया, कि बात याद रखी जाएगी। अगर थीटा बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, हद से ज्यादा छोटा है, ये तुम्हारे पता काम आएगा ऑप्टिक्स के अंदर। जब तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कुछ इंसिडेंट रेज ऐसी होंगी जो हद से ज्यादा छोटे एंगल पे आएंगी, तो हम उन्हें उन वाले एंगल्स को हम साइन थीटा, ये तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा ना, वहां पे एक डेरिवेशन कराई जाएगी, तुम्हें वहां पे भी काम आएगा। तो हद से ज्यादा जब एंगल थीटा छोटा होता है, तो साइन थीटा लगभग इक्वल होता है थीटा के, टेन थीटा लगभग इक्वल होता है थीटा के, कॉस थीटा लगभग इक्वल होता है 1 के। क्या ये बात याद रखी जाएगी, ये है
छोटा सा अप्रोक्सीमेशन। एक और अप्रोक्सीमेशन है जो तुम्हारे काम आता है, वो क्या, कभी कभी तुम्हें ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, पता क्या, 1 प्लस 0.0000004 का पावर 100। अब सोचो अगर तुम इसे सॉल्व करने बैठो तो क्या तुम ऐसे लिखोगे 1.0000005 और इसका 100? तुम तो पगला जाओगे इसे सॉल्व करते करते, है ना, पगला जाओगे इसे सॉल्व करते करते, इतना थोड़ा ना सॉल्व कर पाओगे। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसका एक तरीका है जहां पर हम क्या करते हैं, जब भी अगर कभी ऐसी कंडीशन हो 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, व्हेन x इज वेरी 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 स्मॉलर देन 1, ये x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस 100 इंटू 0.00000। क्या ये वाली चीज आसान है? ये वाली चीज आसान है? इससे पावर निकालना बहुत मुश्किल होता है ना, मल्टीप्लाई तो तुम फिर भी कर दोगे, 100 बार मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है ना। तो ये एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जैसे मान लो आगे एक और क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं, अगर आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर 3 बस, पर x इज वेरी वेरी छोटा देन 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस 3x। आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दी बोल दो। इसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर करेंगे हम ग्राफ, फिर करेंगे हम लॉग्स। तुम्हें क्या लग रहा है सर बहुत टाइम हो गया? अबे कहां, अभी कितनी देर हुआ है? आधे घंटे में? अरे सर जी का स्पीड चल रही है भैया, हैं? अच्छा मैं तुम्हें चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ, हंसी की बात है, पर ज्यादा हंसी की बात नहीं है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है अवेयरनेस की। लिटरली मेरे पास जब मैंने पहले परिश्रम बैच स्टार्ट हुआ, हमारा कभी स्टार्ट हुआ था, मंडे को स्टार्ट हुआ था ना, मंडे को, हाँ मंडे को, तो खैर इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं, मंडे को सिर्फ मैंने एक ओरिएंटेशन दिया था बच्चों को। तो मंडे को मैंने ट्यूसडे को मैं एक क्लास ले रहा था, शायद यूट्यूब पे ही थी यार, पता नहीं है, यूट्यूब पे थी मंडे वाली क्लास, है ना, यूट्यूब पे एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था। तो एक बच्चा पूछता, सर ये आप करा तो ठीक है, करा रहे हो आप, ठीक है, समझ में आ गया, सर मैं अपनी 12th की बुक खोल के बैठा हूं, मुझे चैप्टर ही नहीं दिख रहा, बेसिक मैथमेटिक्स। पहले मुझे लिटरली लगा कि यार इस बच्चे का क्या बुरा हाल है, पर फिर मुझे समझ में आया कि उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं उसके अवेयरनेस की, उसे कहीं बताया ही नहीं गया कि ये चीज होती है। और फिर मैंने रिलेट किया अपने आप से, मैंने तो बताया ना कि छोटे से टाउन में रहा हूं मैं, मुरादनगर, वहीं पढ़ा हूं, तो मैंने रिलेट किया, मुझे भी 12th में किसी ने कभी बताया ही नहीं था बेसिक मैथमेटिक्स कुछ होता भी है। अगर कोई मुझे भी वो टॉपिक पढ़ाता 12th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो मैं भी पूछता, सर ये बुक में है ही नहीं चैप्टर। तो वो बुड़बक नहीं है बेटा, बेटा तुम बुड़बक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं समझ गया हूं कि वो अवेयरनेस की दिक्कत है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स एक वो टूल है। जैसे मैंने एक बात बताई, करेला मुझे पसंद नहीं है, अरबी पसंद नहीं है, दैट डजंट मीन कि उनके अच्छे इंपैक्ट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। यानी ये वो कड़वी दवाई है, उन बच्चों के लिए कड़वी है जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बर्फी जैसा है जिनको मैथ्स अच्छी लगती है। तो ये वो कड़वी दवाई है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, जो तुम्हें फिजिक्स से प्यार करा सकती है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, फिजिक्स से प्यार नहीं होता। फिजिक्स से प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। यही तो फिजिक्स की लैंग्वेज है बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ही फिजिक्स की लैंग्वेज है। मैंने बताया था ना, मैंने फ्रेंच क्लासेस ली थी, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी तो मैं रटता था तो मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने 15 दिन के बाद क्लास बंद कर दी। लेकिन तुम अगर फिजिक्स प्यार करना चाहते हो तो चाहे तुम जबरदस्ती समझो, रो पीट के समझो, गाल पे चाटे लगा के खुद के समझो, जो भी करना है, पर इसे समझना है, ये मैथ्स उस फिजिक्स की लैंग्वेज है जिस फिजिक्स से तुम प्यार करना चाहते हो, नहीं भी चाहते, नंबर अच्छे लाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप लाना चाहते हो। नीट वाले बच्चों के साथ दिक्कत यही तो है सबसे बड़ी, बेसिक मैथमेटिक्स ही, ठीक है। चलो सीयूईटी वालों के साथ भी ये दिक्कत है, और बोर्ड्स वालों के साथ तो है ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाइनोमियल, मैंने तुम्हें अप्रोक्सीमेशन बता दिया, अब जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत छोटी सी चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुम्हें स्ट्रेट लाइन वगैरह सब बताऊंगा वैसे ना। देखो जब तुम छोटे बच्चे थे और क्लास 10th में पढ़ते थे, तुम्हारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी, x² + 7x + 10, और लोगों ने बोला होगा इसके फैक्टर करके बताओ, इसकी जीरोस बताओ, ये x की वैल्यूज बताओ, याद है? तो तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया था, 10 को मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, 5x + 2x। अब तुम ये मत बोलना सर आपने ये कैसे कर दिया एकदम से, बेटा ये 10th क्लास का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर भी बताता हूं। 10 के एलसीएम ले लो, 2 5 10, 2 और 5 यहां लिख दिया, यानी मैंने 7 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का देखो, यहां लो x,
बचेगा x+5, यहां लो 2, यहां पे भी x+5 बचेगा। तो यहां से देखो x+2 अलग आ गया और x+5 अलग आ गया। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई -2 और एक आ गई -5। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जहां पर x की पावर 1 होती है। देखो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x² आ गया, x² + 7 कुछ भी आ गया, मतलब हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जहां पे हाईएस्ट पावर क्यूब है, इनको बोलते हैं क्यूबिक। इनका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनता है इनका? स्ट्रेट लाइन। ये 9th में पढ़ा होगा तुमने ना। इनका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये नहीं पढ़ा तुमने। इनका ग्राफ बनता है जिसका नाम है पैराबोला, आज बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? एक शेप होती है पैराबोला, जैसे सर्कल एक शेप है ना, सर्कल एक शेप ही तो गोल। एलिप्स एक शेप होती है अंडे जैसी, ठीक है। ऐसी ही एक शेप होती है पैराबोला, कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी ऐसी ऐसी। अभी आगे बनवाऊंगा, खैर अभी यहां नहीं बनवा रहा है ना, आगे बनवाऊंगा ना। पहले ही बात समझो। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन, जब भी तुम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, हमेशा x की एक आंसर आता है, x का। इसे सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का आंसर सॉल्व करने पर दो आते हैं, क्यूबिक को सॉल्व करने पर आंसर 3 आते हैं, यानी जितनी हाईएस्ट पावर उतने आंसर आते हैं, है ना। तो सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों पढ़ा रहे हो? ये नहीं पढ़ा रहा मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूं, कभी कभी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होती सॉल्व हो ही नहीं पाती, बहुत हार्ड कैलकुलेशन होती है। उस टाइम पर तुम्हें एक्स ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं। एक्स ढूंढने के लिए उस टाइम पे एक फॉर्मूला जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या? x इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a। एक्स की दो वैल्यू आएंगी ना, तो दो फॉर्मूले, x इक्वल्स टू -b माइनस √d, अच्छा d मत, d चलो, d/2a। अब ये d क्या चीज है सर? सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखा? अरे भैया 10th का ये सब, ये याद नहीं करना, ये तो तुम्हारा रिवीजन चल रहा है एक तरह से, याद थोड़ा ना करना है, ये याद करना है पक। ये हटा रहा हूं, ये आगे पढ़ेंगे ना। ये याद नहीं करना, सुन लो। x की दो वैल्यूज ये रही, d ऐसे निकलेगा। अब यहां पे a b c d सब है क्या, लिखा तो एक जनरल फॉर्मूला ये होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, a की वैल्यू तुम इसमें देखो 1 है, b की वैल्यू तुम देखोगे 7 है, और c की वैल्यू तुम देखोगे 10 है। अब एक काम करो, इन वैल्यूज को इन फॉर्मूले में डालो दोनों में, और दो वैल्यूज निकाल के दिखाओ, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया, खुश? अबे हाँ बोल तो है सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी। सर आपने तो हमारी पूरी 10th की यादें ताजा कर दी। यही तो पढ़ते थे 10th में, है? यही तो पढ़ते थे सर। मजा आ गया बेटा? चलो ठीक है, ठीक है, बता दो। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। चलो एक काम करते हैं, चलो स्टे उससे पहले ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पहले हम करते हैं ग्राफ। कुछ ग्राफ बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, ग्राफ हम कौन कौन से करेंगे, सुन लो। ग्राफ्स हम करने वाले इंपॉर्टेंट पहला स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ग्राफ, या बताना क्या, डायरेक्ट स्टार्ट ही कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है सर? ये तो सर हमने पढ़ा हुआ है, कुछ तो सुना है सर ऐसा। जब भी तुम्हारी इक्वेशन तुम्हारी लीनियर होगी, है ना, धन्यवाद, जब भी तुम्हारी इक्वेशन लीनियर होगी ना, लीनियर कैसी सर? अरे जिसमें हाईएस्ट पावर x की 1 हो, जैसे x+5, या सिर्फ x, या 2x+5, कुछ भी, या फिर 2x, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए x की, याद रखना, ठीक है। तो इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, क्या? ax + b, ऐसे लिखते हैं, y = ax + b। ये एक इक्वेशन दे दी तुम्हें, मान लो, है ना, ये तुम्हें एक इक्वेशन दे दी। अब इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो, लेट्स से तुम इस इक्वेशन को ले लो, y = 2x + 2, है ना। अब मैं तुम्हें बोलूं पुट करो x की वैल्यू 0, तो बताओ y कितना होगा? देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y 2 आया, 1 बन गया। पुट करो x की वैल्यू तुम 1, तो बताओ y कितना हुआ? 2 1 जा 1 4, तो y तुम्हारा आया 4 आया। ऐसी तुम पुट करो सारी वैल्यूज, ऐसी पुट करो वैल्यूज, तो तुम पाओगे, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ में ना, तुम्हें ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, देख लेना चाहे 0,0 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे कुछ देखना, तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना 4। स्ट्रेट लाइन कैसी मिलेगी दिखा देते हैं, चलो। जब x 0 था तो y 2 था, ठीक है, तो एक पॉइंट आया ये।
जब x1 था तो y आया 4, यानी कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी तुम्हें स्ट्रेट लाइन की। एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी हमेशा लीनियर इक्वेशन में, ध्यान रख स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तुमने एक चीज देखी, इस स्ट्रेट लाइन ने यहां काटा, यहां पे काटा ना इस जगह, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। तो इसको कैसे लिखते हैं? एक और तरीका, y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक और तरीका ही लिखने का। दिस m इज कॉल्ड स्लोप, अभी बताऊंगा स्लोप क्या होता है, और c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसकी कोई और जरूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हो तो लिख लो। c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, आई एंड, यानी कहां काट रहा है y को, इंटरसेप्ट। और ये m क्या है तुम्हारा? स्लोप। m क्या है तुम्हारा? स्लोप। अब ये स्लोप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे कहां कहां काम आएगा बताता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे कॉन्सेप्ट है, वहां पे तुम्हारे काम आने वाला है स्लोप वाली चीज, ठीक है। तो इसको ढंग से समझते पूरा, पहले ये देख लो, पूरा समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कहां से आती है, सब समझ में आया। यानी जब भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगी किसी वेरिएबल की, तो वो कहलाएगी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये मैंने तुम्हें पूरा बना के दिखा दिया, ग्राफ 9th क्लास में पढ़े थे ये चीजें, है ना। चलो स्लोप समझते हैं। मान लो तुम्हारी एक ग्राफ दिया तुम्हें, और उस ग्राफ में तुम्हारी एक लाइन आ गई, ये लेट्स से ये एक लाइन है, ठीक है। एक और ग्राफ दिया तुम्हें, एक और ग्राफ दिया, उसके अंदर लाइन आ गई मान लो ये, ठीक है। और इन्हीं ग्राफ में एक और लाइन बना देते हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इस ग्राफ में एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों ग्राफ में ध्यान से देख के बताओ मुझे, ये y और x है ना, y x, क्या ये वाला एंगल ज्यादा है θ1 और ये वाला एंगल बड़ा है, ओ सॉरी ये वाला एंगल छोटा है? तुम देखो θ2 एंगल बड़ा है θ1 से, सही बात है? सही बात है नहीं बात है? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के। अब ऐसे सोचो, ये लाइन ऐसे थी और घूम के धीरे धीरे ऐसे पहुंच गई, देखो ये, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, काम करते लो, ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। क्या अब ये एंगल देख रहे हो, यहां पे इसको ले लो θ3, इसको ले लो θ4। सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर तुम किसी चीज का ग्राफ बनाते हो, 9th क्लास में तुमने ग्राफ पढ़े थे याद हो तो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम वाले, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया? सोचो अगले ही सेकंड ये ग्राफ देखो कहां पहुंच गया। क्या मैं बोल सकता हूं इस ग्राफ का एंगल ज्यादा है, इसलिए इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है? बोल सकते हैं? दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इस ग्राफ को बोलूं जहां पे ग्राफ थोड़ा ऐसा है, ये θ1 वाला, क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ग्राफ बढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद ये बढ़ा, ये बढ़ा, थोड़ी देर बाद ये बढ़ रहा है, यानी कि x बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे। यहां पे पहुंचे ये मिल गया y, यहां पहुंचे ये मिल गया y, यहां पहुंचे ये मिल गया y, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, कंपेरेबल टू दिस, है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं स्लोप इज इंक्रीजिंग रैपिडली, स्लोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या होता है स्लोप, सुन लो, m से डिनोट करते हैं स्लोप को। स्लोप बेसिकली तुम्हारा है tan थीटा। tan थीटा क्या है खुद पता है तुम्हें, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों में परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो, इसका ज्यादा आएगा, ठीक है, दोनों में निकाल लो। तो क्या ये बात याद रखोगे, यानी कि जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में क्या धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है? सोचो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो क्या ग्राफ बढ़ रहा है? लेकिन इस वाले डायग्राम में जैसे जैसे तुम आगे बढ़े क्या ग्राफ घटा? सोचो, यहां तुम यहां पे हो, देखो ग्राफ कितना ऊपर है, फिर तुम यहां ग्राफ घट के देखो यहां पहुंच गया, फिर तुम यहां ग्राफ घट के यहां पहुंच गया, क्या तुम यहां, अब फाइनली देखो ग्राफ 0 पे आ गया। क्या इस वाले केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इस वाले में स्लोप इंक्रीज हो रहा है? दोनों में सोचो, क्या यहां पे धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और यहां धीरे धीरे घट गई हैं दोनों में? क्या मैं बोल सकता हूं, और यहां पे भी देखो कहां तेजी से घटा है, कहां धीरे धीरे, कहां तेजी से। क्या यहां ज्यादा तेजी से घटा है, यहां फिर भी धीरे धीरे घटा, देखो समझ पा रहे हो ये वाली बात समझ में? यानी इन दोनों केस में स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव मतलब समझ गए ना, जहां चीजें घट रही हो, जहां चीजें इंक्रीज हो रही हो, स्लोप पॉजिटिव। क्या बात याद रखोगे, बहुत बेसिक सी बात है, बच्चों वाली, छोटी छोटी, छोटी मगर मोटी बातें। हाँ भाई चलो, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला बताएंगे अभी, एक और फॉर्मूला छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं इस पर ज्यादा फोकस दे रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा, है ना। चलो मान लो तुम्हें ग्राफ दे दिया ये वाला, तुम्हें ग्राफ दे दिया ये, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका बता रहा हूं, सुन लो, कुछ मत करो, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालो y पे, एक परपेंडिकुलर डालो x पे, कहीं भी डाल दो, कहीं भी, ऐसे नहीं, यहां भी डाल सकते हो तुम ऐसे,
यहां भी डाल सकते हो तुम ऐसे, कहीं भी डाल दो, मैंने बड़ा सा डाल दिया यहां, ठीक है। ठीक, सुनना ध्यान से, ये पॉइंट है मान लो तुम्हारा y1 x1, उल्टा लिख दिया, हमेशा x पहले लिखते हैं, है ना। ये पॉइंट है तुम्हारा x का ये रहा, y का ये रहा, है ना, तो ये x1 ये y1, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा y2, ये वाला पॉइंट तुम्हारा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा y2 और यहां पे x2। तुम्हें ये लाइन ढूंढनी है, क्या x2 में से, देखो जरा, x2 में से मैं ये x1 माइनस कर दूं, क्या ये लाइन आ गई, हाँ ना बोल के बताओ। क्या मैं x2 माइनस x1 कर दूं, ये लाइन आ गई, इसको नाम दे देते ए बी। क्या मैं इस y2 में से ये y1 माइनस कर दूं, क्या ये लाइन आ गई, बी सी, y2 माइनस y1। बोलो जरा, क्या मैं बोल सकता हूं बी सी भी आ गई और क्या भी आ गई, ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया ना मैंने, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को बोलते हैं स्लोप। कितना मजेदार तरीका था स्लोप ढूंढने का, कितना मजेदार तरीका था। एक और चीज, परपेंडिकुलर बेस तुमने ढूंढा क्या एक्चुअल में, ये टेन थीटा ही तो है, टेन थीटा ही है ना। सेम ग्राफ में अगर तुम ढूंढना चाहो स्लोप को, यहां ढूंढना चाहो, क्या एंगल तो फिर भी वही रहेगा, स्लोप कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसका स्लोप सेम आएगा। तुम इस वाले डायग्राम से निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो, चाहे यहां कहीं से भी निकाल दो, कैसा स्लोप आएगा तुम्हारा, कैसे स्लोप आएगा, स्लोप इज कांस्टेंट। ये भी लिख लेना, इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म ग्राफ, यूनिफॉर्म ग्राफ। मजा आ रहा है नहीं, बता दो जल्दी से, मजा आ रहा है बताओ, तुम्हें इतने डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं ना, मजा आ रहा है। चलो भाई, चलो 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 चलो, अगली चीज देखो, दो छोटी छोटी चीजें, पहले सर्कल समझ लो। जैसे तुम अभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ के आए हो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, फिर तुमने जाना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक ग्राफ होता है, वो आगे बताऊंगा भी, है ना। उससे पहले देखो सर्कल होता है ना, सर्कल, इसकी भी इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, अगर मान लो सर्कल बिल्कुल ओरिजिन पे सेंटर है, ठीक है, सर्कल का, तो ये r रेडियस होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तुम्हारे बहुत कम चांसेस से काम आए, तो इसलिए एक एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसके बाद एलिप्स, ये 11th वाले बच्चों के बहुत काम आएगा, तो इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो तुम्हारी इसमें तो खैर इसेंट्रिसिटी, बहुत डीप डीप बातें, मैं तुम्हें ऊपर से बेसिक बातें बता रहा हूं भाई, देख लो क्या 12th वालों के काम नहीं आएगा ये, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसकी इक्वेशन है, ए और बी तुम्हें दे दिया भैया। अब 12th वालों के काम ये आ सकता है भाई, क्या, पैराबोला। जब भी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, यानी डिग्री कितनी हो 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। ये पैराबोला देख लो जरा, ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं एग्जैक्ट, देखो ये वाला, ये कर दूं एग्जैक्ट ऐसे, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर। याद रखोगे ये बात। यहां पर ए क्या है, कोई कांस्टेंट, ए कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। सेम अगर ये एक्स की तरफ मुंह निकल रहा है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो बस तुम्हें ये दो बातें याद रखनी है, ये कहलाता है पैराबोला। ये क्या कहलाता है भैया, पैराबोला। क्या ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सुन लो क्या, रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये तुम्हारा काम आना है सेकंड चैप्टर में, या फर्स्ट में भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो वहां पे ये काम आने वाला है। जब भी तुम्हारी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट्स से पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो जब भी तुम्हारी ऐसी कोई इक्वेशन आएगी ना, हम आगे पढ़ेंगे ऐसी, तो वहां पे ग्राफ ये होता है। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। कभी तुम्हें ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाए तो याद रखना, अरे ये तो तब होता है जब कोई चीज की पावर 1 और दोनों पावर 1 हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। छोटी सी बात, छोटी सी, इतनी सी बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आ जाओ, स्लोप ऑफ ए कर्व। यहां तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जन्म होने वाला है। अभी तक हमने स्लोप निकाला था स्ट्रेट लाइन का, अब निकाल रहे हैं कर्व का। तो देखो, जैसी कोई चीज कर्व होती है, अब कर्व लाइन कब आती है, जब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब चीजें समान नहीं होती। 9th क्लास में पढ़े थे ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, कांस्टेंट स्पीड वाला। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल स्पीड वाला मोशन। याद आ गया। तो इसका मतलब क्या, कर्व ग्राफ का, यानी जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है उतनी तेजी से ये नहीं बढ़ रहा। तो इस बार स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट था, इसका अगर मैं इस पॉइंट पे कोई स्लोप निकालूं, चलो निकाल के देखते हैं, तो क्या इसका स्लोप ऐसा आएगा कुछ, ये स्लोप आएगा। देखो यही स्लोप है, इसको मान लेते θ1। इसका स्लोप,
इसका स्लोप ये θ2। क्या मैं बोल सकता हूं θ2 ज्यादा बड़ा एंगल है θ1 से? क्या θ2 एंगल बड़ा है θ1 से? क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, यानी यहां पे स्लोप चेंज हो रहा है? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई? छोटी सी, ठीक है, लेकिन ये क्लियर है यहां पे कि एक्स एक्सिस के साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज तो हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। ये बात समझ में? स्लोप पॉजिटिव है। जब भी एक्स के साथ वाई इंक्रीज करेगा तो स्लोप पॉजिटिव, एक्स के साथ वाई डिक्रीज करेगा तो स्लोप नेगेटिव। ये भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो यहां स्लोप, सीधी सी बात है, स्लोप पॉजिटिव है। इधर आ जाओ, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का स्लोप, फिर इस पॉइंट का स्लोप। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है वैसे तो। तुम सोचो, जब तुम यहां कोई एंगल डालोगे इस जगह, फिर तुम इस जगह डालोगे, फिर तुम इस जगह डालोगे, तुम देख रहे हो धीरे धीरे स्लोप सीधा हो रहा है। पहले यहां ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो बेसिक कॉमन सेंस कोई भी लगा सकता है कि जब यहां ग्राफ था तब चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जब यहां ग्राफ बढ़ा तो चीजें थोड़ी धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन जब यहां ग्राफ आया तो चीजें बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यानी कि एक्स तो देखो बढ़ रहा है हल्का हल्का, लेकिन अब वाई नहीं बढ़ रहा। तुम ऑब्जर्व करोगे तो एक्स बढ़ रहा है, लेकिन अब वाई बढ़ तो रहा है, बहुत हल्का बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां भी एक्स के साथ वाई बढ़ रहा है। तो ये स्लोप तो पॉजिटिव है पूरे केस में, लेकिन क्या यहां धीरे धीरे स्लोप घट रहा है? देखो पहले इतना ज्यादा था, फिर स्लोप इतना हो, फिर बहुत कम हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इसको मैं m1 स्लोप बोलूं, इसको m2 बोलूं, इसको m3 बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूं m1 स्लोप बहुत बड़ा है, m2 थोड़ा छोटा और m3 सबसे छोटा? क्या ऐसा बोल सकता हूं? सिर्फ इतनी बेसिक सी बातें याद रखनी है तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हें कोई याद नहीं रखना। क्या क्लियर बात? हाँ ना बोल दो। यहां स्लोप इंक्रीजिंग लिख सकते हो, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग है, दोनों में पॉजिटिव स्लोप। यहां स्लोप डिक्रीजिंग, धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सही बात? चलो स्लोप नेगेटिव का भी एक केस दिखाई दूं, है ना? एक स्लोप नेगेटिव का केस भी दिखाई देता हूं। चलो तुम्हें, क्या स्लोप नेगेटिव का केस आ गया? सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे तुम ध्यान से देखोगे, अगर जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, देखो एक्स बढ़ रहा है, क्या वाई घटता जा रहा है? ध्यान से देखो, यहां स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस, स्लोप इज नेगेटिव, यहां स्लोप है नेगेटिव। पिछले दोनों केस में स्लोप पॉजिटिव था। क्या आसान बात? अब बस आगे हम डिफरेंशिएशन पर, डिफरेंशिएशन पर आगे। चलो डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले एक चीज बताता हूं। जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने यहां परपेंडिकुलर डाला, यहां परपेंडिकुलर डाला, ये y2 माइनस y1 था, ये x2 माइनस x1 था, और हमने क्या किया, स्लोप इक्वल्स टू लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही लिखा था। हाँ ना बोलो? सही है, यही है स्लोप का फॉर्मूला। तुम्हें पता है जब भी दो चीजें आपस में माइनस होती हैं तो उनको हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा y डेल्टा x। जिसको नहीं पता बता देता हूं, जब भी दो चीजें आपस में माइनस होती हैं, दो चीजों के बीच डिफरेंस निकाला जाता है तो हम उसे डेल्टा y, डेल्टा मतलब क्या होता है? डिफरेंस। इस सिंबल का नाम है डिफरेंस। जब भी दो चीजें आपस में माइनस होती हैं हम ऐसे लिख देते हैं। कई बात याद रखी जा सकती है, जब भी दो चीजें, x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख दिया और y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख दिया, ठीक है? जब भी कोई दो चीजें आपस में माइनस होती हैं। अब बहुत तगड़ी बात समझना, शुरुआत होने जा रही है डिफरेंशिएशन की। हेडिंग डाल देते हैं, डिफरेंशिएशन। आज तक तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आज मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा। आज तक तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आज मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा। तो पीछे वाली चीज देख लेना डिफरेंशिएशन के लिए मैं क्या बता रहा था, पिछले 10 सेकंड में सुन लेना। कोई बच्चा डायरेक्ट स्किप करके अगर डिफरेंशिएशन पे आ गया ना तो पीछे का एक बार सुन लेना, ठीक है? चलो समझते हैं डिफरेंशिएशन। पहली बात तो मतलब समझते हैं, वर्ड डिफरेंशिएट करना, चीजों में डिफरेंशिएट करना, इसके पास ज्यादा इसके पास कम। तो डिफरेंशिएशन होता तभी है जब चीजें अलग अलग होती है लोगों के पास, तभी डिफरेंशिएशन होता है। बताऊंगा क्या अलग अलग होती है, चलो दे आते फील। अगर कभी स्ट्रेट लाइन मिल जाए तुम्हें, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। जब स्लोप ही कांस्टेंट हो गया तो चीजें अलग अलग हुई कहां? जब चीजें अलग अलग ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है? यानी कि कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता किसका? कंटीन्यूअस चीजों का, यूनिफॉर्म चीजों का। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी। जब चीजें एक जैसी है तो उनमें डिफरेंशिएट कहां से करोगे तुम? पॉइंट समझे? डिफरेंशिएशन वहीं से आए, डिफरेंशिएट करने से। डिफरेंशिएशन कब होगा? जब चीजें अलग अलग होंगी लोगों के पास। यानी अगर मैं कोई ग्राफ ये ले लूं, अगर मैं कोई कर्व ग्राफ ले लूं, क्या कर्व ग्राफ का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म कर्व, है ना? यही मतलब है। जब चीजें नॉन यूनिफॉर्म है यानी अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है? यानी क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कितना कर्व स्लोप है, यहां कितना स्लोप है, दोनों के बीच डिफरेंशिएट कर दो, यही तो मतलब है ना?
यही तो मतलब है। लेकिन स्लोप ढूंढने का तरीका क्या है? हमने स्लोप कैसे ढूंढा था? एक परपेंडिकुलर यहां डालो, एक परपेंडिकुलर यहां डालो, तभी तो ढूंढते हैं। लेकिन ये तो कर्व है, यानी बड़ा करके देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ है ना। क्या यहां लगा सकते हो तुम स्लोप का फॉर्मूला? नहीं। स्लोप का फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये तीनों परपेंडिकुलर, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बने, तभी तो लगा सकते हो। और ये ग्राफ कैसा है? ये तो कर्व ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है? कर्व। क्या बहुत छोटे टाइम के लिए लाइन सीधी मान सकते हो तुम? बहुत छोटे टाइम के लिए, क्या नैनो सेकंड के लिए, बहुत कम सेकंड्स के लिए, कि यहां इस पूरे कर्व में भी, जैसे सर्कल ले लो तुम, सर्कल कहने को कर्व है, लेकिन तुम फील करोगे बहुत छोटी सी निन्नक सी स्ट्रेट लाइन इसमें भी मिल जाएगी तुम्हें, बहुत निन्नक सी मिल जाएगी ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी एक बहुत मामूली सी छोटी सी लाइन एज्यूम हो सकती है, बहुत छोटी सी, जो तुम्हें दिख भी नहीं रही होगी, इतनी छोटी। क्या यहां पे भी एक ऐसा ट्राइंगल बन सकता है बहुत छोटा? जूम करके दिखाऊं तुम्हें? ये बहुत छोटा ग्राफ देखो, देखो ये बहुत छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। अब दिख रहा है? ये क्या हुआ वैसे? समझ गए जो मैं बताना चाह रहा? मैं जो बताना चाह रहा वो समझे, पहले बताओ। मैं जो फील दिलाना चाह रहा हूं वो फील आ गई, पहले ये बता दो। अब इस ट्राइंगल को मैं जूम कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को मैंने जूम करा और यहां निकाल दिया। क्या ये ट्राइंगल एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटा है? वो तो मैंने जूम करके दिखा रहा हूं, लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा छोटा है ना? बहुत ज्यादा छोटा है। एक तो ऊपर से मुझे अब ढूंढना क्या है? जब भी हम ये ढूंढने के, अच्छा क्या करते हैं, पिछले ग्राफ में देखो हमने क्या किया था, हम y2 माइनस y1 होता क्या है? दिस माइनस दिस, यही तो है y2 माइनस y1। तो क्या इस ग्राफ में भी मैं y2 मान लो यहां कही है, यहां, और y1 बिल्कुल इसके पास में यही, जब मैं y2 माइनस y1 कर रहा हूं, छोटा सा आ रहा है बस, छोटा सा आंसर, यानी y2 माइनस y1 इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या मैं बोल सकता, चल पहले लिख देते हैं, सेम x2 माइनस x1, क्या मैं बोल सकता हूं y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, यानी लगभग टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या? बिल्कुल जीरो के पास, 0.001, बिल्कुल ऐसा ही। डिफरेंशिएशन तभी होता है ना, याद रखना। 11th वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे, जब तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढते थे, याद करो तुमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंट का dv/dt, याद आया? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते थे, याद आ गया? इसी तरह तुम वेलोसिटी ढूंढते थे इंस्टेंटेनियस, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन करते थे, याद आ गया? डिफरेंशिएशन करते थे, वहीं से आया, ऐसे कुछ मान लो, है ना? जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा, भूल गए, वो भूल जाओ सब जो मैंने अभी बोला, वो बस यहां याद रखो। क्या ये y2 माइनस y1 ये बहुत छोटा सा है ना, और x2 माइनस x1 हद से ज्यादा छोटा, इतना ज्यादा छोटा कि जीरो के आसपास है। जब भी चीजें इतनी ज्यादा छोटी हो और उनका स्लोप ढूंढना तो मैं स्लोप ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब चीजें माइनस होती हैं तो मैंने अभी बताया था, हम लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जब चीजें बहुत छोटी होती है। जब चीजें माइनस होती है तो हम लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है? लेकिन जब चीजें इतनी ज्यादा छोटी हो जाए कि जीरो के आसपास हो, इतनी ज्यादा छोटी, तो हम डेल्टा ना लिख के एक सिंबल लिखते हैं dy, सेम x के साथ dx। इसे ही पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बेसिकली डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं है, तुमने स्लोप निकाला है। किसका स्लोप निकाला? क्या तुमने बहुत छोटे से समय का स्लोप निकाला? बहुत छोटे समय का, यानी तुमने बस इस टाइम के लिए स्लोप निकाला, इस टाइम के लिए। अगर तुम्हें यहां का स्लोप निकालना हो तो यहां पे एक ट्राइंगल छोटा सा बनाओगे, तो क्या वो स्लोप सिर्फ इस लाइन के बारे में बताएगा, इस पॉइंट के बारे में? क्या ये स्लोप सिर्फ इस टाइम के बारे में बता रहा है, इस पॉइंट के बारे में? यानी जब बहुत कम समय के बारे में तुम्हें कुछ जानना होता है, बहुत कम समय मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी का, बिल्कुल अभी का, एक सेकंड के बीच का तुम्हें दूरी, यानी एक सेकंड के लिए वो इंसान कितना चला, यानी ये क्या बताता है बेसिकली? स्लोप इंस्टेंटेनियस चीज ही तो बता रहा है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है यहां पे? यानी तुम डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं है, तुम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो बस, यानी बहुत छोटे से समय के लिए, यानी तुमने इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यही तो है डिफरेंशिएशन। और क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि ग्राफ हर जगह से अलग था, इसलिए तुम्हें तोड़ना पड़ा, इसलिए तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ा। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता तो इसका स्लोप क्या था? कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन नहीं होता भी है तो उसे जीरो बोल देते हैं। यानी लिख देता हूं m इक्वल्स टू dy/dx, समझ गए? पहले बताओ, इसे पढ़ने का तरीका समझ गए? अब मान लो जैसे तुमने y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिखा था, इक्वेशन थी ना वो, ऐसी एक इक्वेशन हो सकती है। मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y इक्वल्स टू मान लो x स्क्वायर है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो तुम इस y की जगह क्या लिखोगे? x स्क्वायर अपॉन dx। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज बनाए गए, वो अगले पेज पे लिखूंगा, ठीक है? मान लो ये वाला जो ग्राफ है,
इस ग्राफ की इक्वेशन, अरे इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये पैराबोला का आधा पार्ट था, वो पैराबोला था ना, इसका आधा पार्ट था ये, इसे हमने नहीं बनाया, तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन देखो, अभी लिखवाई तुम्हें, अरे देख लो यार, कहां गई, भूल गए हो तो देखो, मैं ही भूल गया ना, वाई ए की वैल्यू 1 ले लो, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं भूला नहीं था बेटा। और अभी अभी हमने क्या देखा, dy बाई डी एक्स, यही तो है स्लोप का फॉर्मूला, y की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या होता है, आंसर आता है 2x। अब ये आया कैसे मैं बताता हूं, पहला फॉर्मूला लिखो, जब भी हमें किसी चीज का डिफरेंशिएशन, लेट्स से x की पावर n, x की पावर स्क्वायर, पहले लिखो n, पहले लिखो 2 x n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो x की पावर देखो यहां 1 बच गई ना, तो पहला फॉर्मूला, जब भी तुम्हें x की पावर है कुछ, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, nx n माइनस 1, यानी इस n को सामने ले आओ, 2 को सामने ले आओ, और 2 माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 कर दो, खत्म। ये पहला फॉर्मूला, पुट करके देखो, कोई एक और करके देखते हैं, मान लो x क्यूब, तो देखो 3 आगे ले आओ, फिर 3 माइनस 1 कर दो, ये आ गया। अब मान लो एक फॉर्मूला तुम्हें बोल दिया इसका 2x स्क्वायर, इसका करो, इसका करो, ये ax स्क्वायर जैसी फील दे रहा है, देखो ax स्क्वायर जैसी फील, यहां पे a की वैल्यू 2 है ना, इसकी फील दे रहा है, तो देखो 2 बाहर निकाल दो, फिर वापस से x स्क्वायर का कर दो, 2x आएगा, x स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 4x। ये डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के ऊपर तुमसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, फिर भी मैं 2-3 फॉर्मूले और लिखवा देता हूं, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब समझे, एक्चुअल में कुछ और नहीं है, स्लोप की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहा है, बस किसी भी स्लोप की छोटी सी वैल्यू निकाल रहा है, वही डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है। मतलब समझे, डिफरेंशिएशन कर लेते हो, फॉर्मूले कर लिए, चेन रूल कर लिया, वो कर लिया, पर पहली बार मतलब समझे डिफरेंशिएशन आया कहां से, क्यों कर रहे हैं हम, मतलब समझे डिफरेंशिएशन का, किसी एक छोटी सी वैल्यू का स्लोप निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फालतू में सोचे बैठे हैं, पता नहीं क्या कर दे क्या नहीं, है ना। चलो 1-2 फॉर्मूले और लिख लो, तो फॉर्मूले भैया डिफरेंशिएशन का, एक साइन एक्स का लिख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक लिख लो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। और कभी कभी तुमसे ऐसे डिफरेंशिएशन भी कराए जाएंगे जैसे साइन 2x, ठीक है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन सिंपल कॉस 2x, फिर इस 2x का करो वापस से, 2x का डिफरेंशिएशन अलग करके दिखा रहा हूं यहां, 2 बाहर निकाल लो, dx बाई dx बचा है नहीं 1, तो बस 2, इस 2x का अलग से करो, वो आएगा तुम्हारा 2, तो फॉर्मूला आया, ठीक है। एक इसमें होता है चेन रूल, क्या होता है चेन रूल, मान लो x मल्टीप्लाई साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होना है। अब ये दो चीज हो गई, एक x एक साइन एक्स, एक एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं इसे, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या करो, पहला लिखो एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा लिखो एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, क्या आया, कर दो ये भी, x साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसी रहना दो, इसका क्या है 1, कुछ नहीं, हो गया। ये तुम्हारा चेन रूल है, ठीक है। एक डिवाइड रूल भी होता है, चलो वो बता दो, वो तुम्हारे काम का नहीं, पर लिख देता हूं जब इतना बता दिया तो। एक डिवाइड रूल है, अगर मान लो इन्हीं दोनों का डिवाइड हो रहा हो, ऊपर वाला नीचे वाला लिखो एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ऊपर वाला लिखो एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिवाइड इस नीचे वाले का स्क्वायर करके लिख दो बस। ये वाला तुम्हारे काम का नहीं है, ये सिर्फ 11th और कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों का है, 12th वालों के काम का नहीं है। 12th वाले काम का इसमें से एक्चुअल में कोई भी नहीं है, पर फिर भी इन दो को याद रख लेना। 12th वालों के काम का इनमें से एक्चुअल में कोई नहीं है, पर फिर भी इन दो को याद रख लेना, ठीक है, इन दो को याद रख लेना, बस इतना मेरे लिए कर लेना यार, याद है, कर लोगे। एक और चीज चलो छोटी सी और बताता हूं, एक ग्राफ ले लो। कभी कभी तुम्हारे पास ना ऐसे ग्राफ आएंगे, ऐसे ग्राफ एग्जैक्ट इस पॉइंट पर और एग्जैक्ट इस पॉइंट पर तुम देखोगे तो स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और होता क्या है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पर, इसको क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे y मैक्सिमम है और यहां y मिनिमम है, बोल सकता हूं। यहां पर y की मैक्सिमम वैल्यू है और यहां y की मिनिमम वैल्यू है, बोल सकता हूं।
एक्चुअल में इसको मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमा। मिनिमा मैक्सिमा सुने तुमने? इसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट, तो क्या दोनों पर ही तुम्हारा dy बाई dx जीरो होगा? सही बात है। तो कभी कभी हमें ना ऐसी इक्वेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू, ऐसी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दोनों का ही जीरो आएगा। दोनों का ही क्या आएगा? जीरो। दोनों का ही क्या आने वाला है? जीरो। अब एग्जाम्पल के लिए कोई इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से y इक्वल्स टू तुम्हारा sin x है ना, तो तुमने पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जीरो के इक्वल पुट कर लो। तुम्हें क्या करा? जीरो के इक्वल पुट कर लिया है ना, dy बाई dx इक्वल्स टू जीरो। ये तुम्हारा आएगा क्या? cos x है ना, sin x का cos x आएगा। तुम्हें क्या करना है? इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा आया तो समझ जाना मिनिमा आंसर है, यानी तुम्हारा जो आंसर आया ना, यहां से निकल के एक आंसर आएगा, वो तुम्हारा ये होगा। ये वैसे तुम्हारे काम की बता रहा हूं फिर से, 12th बोर्ड्स वालों के काम की जगह नहीं है, तो 12th बोर्ड्स वाले 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा आंसर डबल डिफरेंशिएशन करके छोटा आया जीरो से, तो समझ जाना जो तुम्हारा आंसर यहां से आया वो मैक्सिमा है, यानी y की बड़ी वैल्यू। खैर ये वाली बात बहुत डीप हो गई, तो इस बात को करने के बाद थोड़ा सा मूड रिफ्रेशमेंट करते हैं। चलो तुम्हारा 10 सेकंड के लिए कर दें, चलो तुम्हारे लिए एक गाना गाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेटिंग है तुम लोगों के लिए, है ना। लिरिक्स देख लेते हैं। मोटिवेटिंग इसलिए कि इसके वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने सुना होगा बट बहुत मोटिवेटिंग है तुम लोग, है ना। अभी जो हाल चल रहा है ना तुम लोगों का, अगर कोई बच्चा वीक है तो उस पर पूरी दुनिया हंसती है ना, तो वही उसी के ऊपर है। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूं, मेरी सारी खामियों पे कलिए मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये सारे शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं, एक कच्चा खड़ा हूं मैं। ठीक है, तो तुम्हें यही बनना है बस, तुम लोगों को अभी से जिद्दी बन जाना है। अभी तुम मान के चलो तुम कच्चे खड़े हो, तो तुम पे बहुत सारी बूंदें पड़ेंगी, ठीक है, तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाएंगी, तुम्हें लगेगा बेसिक मैथमेटिक्स आ गई नहीं हो पा रही, ये जैसा अभी वाला टॉपिक, सर ये क्या था। ठीक है, देखो कभी कभी हमें क्या नहीं करना वो जानना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी करने से ज्यादा। तो ये तुम्हें नहीं करना 12th बोर्ड्स वालों, देख के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पे एक्चुअल, ये बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो मुझे ओवरऑल डालनी थी सबके लिए, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो 12th बोर्ड्स के लिए नहीं है। इवन मैं एक काम करूंगा, जब क्लास एंड होगी ना, तो क्लास के एंड में लिख दूंगा कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना, तो टेंशन मत लेना, बेमतलब डिमोटिवेट मत होना, बेमतलब वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था ना, वो मुझे तुमसे चाहिए। ठीक है, बाकी क्लास के एंड में मैं तुम्हें 5 मिनट की एक बात बताऊंगा, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज सब सुन लेना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर एक काम करो पढ़ना नहीं है हमें, एंड वाली बात बता दो, तो बेटा तुम एंड में स्किप करके जाके देख लो। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें? तालियां बजवानी लोगों से, ठीक है। चलो अब एक और जादुई चीज तुम्हें दिखाते हैं। आज तक तुम्हारे दिमाग में ही होगा ना इंटीग्रेशन बड़ी हार्ड चीज है, सर समझ में नहीं आता इंटीग्रेशन है क्या। तो जैसे मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन की फील दिलाई ना कि वो है क्या, असलियत में औकात क्या डिफरेंशिएशन की, तुम्हें फालतू में डराए बैठा वो, तो मैं इंटीग्रेशन की औकात दिखाता हूं। एक्चुअल में कुछ नहीं है, पता क्या है, एरिया निकालना बस है सर, दिखाते हैं। इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन चलो समझते हैं। अच्छा एक चीज मैं लास्ट में लिखवाना भूल गया, किसी भी कोई भी कांस्टेंट चीज होगी, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन यहां लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट एक्स वाई जेड कुछ भी, मान लो सिर्फ 2 लिखा है, डायरेक्ट जीरो। ठीक है, चलो अब देख लो जरा क्या है। अब तुम मान लो तुम्हारे पास कभी ऐसा ग्राफ आता है, इस ग्राफ का एरिया निकालना बहुत मुश्किल है, निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? अगर मान लो ग्राफ सिंपल ऐसा होता, सीधी लाइन, निकाल देते एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ग्राफ ऐसा होता, निकाल देते एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, 9th में निकाले भी होंगे तुमने ना। लेकिन अगर ग्राफ कर्व आ जाए तो क्या करोगे? तो इसके लिए आते इंटीग्रेशन भाई साहब, इंटीग्रेट करना, लोगों को जोड़ना। मतलब ये पता, जोड़ने से पहले एक कार्यक्रम करते हैं, तोड़ देते हैं लोगों की इच्छाएं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं चलो दिखाते हैं तुम्हें। कोई एक रेक्टेंगल लेते हैं भैया, रेक्टेंगल कहां है तू, देख बहुत छोटा सा अरे यार ये ग्रीन कलर नहीं बनना चाहिए था, बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं मैं तुम लोगों को बेटा। चलो देखो, कहा भैया, येलो, हाँ बहुत छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना,
बहुत छोटा सा रेक्टेंगल, ऐसे अनगिनत रेक्टेंगल बना दो। तुम समझो, तुम डायरेक्ट कोई रेक्टेंगल अगर यहां इतना बड़ा बनाते तो इतनी सारी जगह छूट जाती ना, इसका एरिया कैसे निकालते? तो इंटीग्रेशन भाई साहब क्या कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे अनगिनत रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल कैसे? इस रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ तो ले लो y1, ये y1, और ये जो छोटी सी है, ये छोटी सी लाइन देखो, ये ना, ये रेक्टेंगल ऐसे, इसे जूम करके दिखा रहा हूं, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये तो होगी y1, ये जो छोटी सी है इसको बोल दो dx, यानी x को जब बहुत ज्यादा छोटा करके लिखोगे तो क्या लिखते हो? dx। याद आ गया? हद से ज्यादा छोटा कर दो किसी चीज को तो dx, नॉर्मल है तो डेल्टा x। याद आया? तो यही कह रहा है ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल बनाओ। चलो एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, सही, ऐसा एक और रेक्टेंगल बनाते हैं व्हाइट कलर से, कहीं भी यहां देखो छोटा सा, एक और छोटा सा रेक्टेंगल देख रहे हो? इन सब रेक्टेंगल, अब देखो इसकी dy, एक यहां बना दो, एक ठीक है, एक यहां बना दो। अब तुम देख रहे हो नुकसान तो अब भी हो रहा है, हल्का सा एरिया अब भी रह जाएगा यहां पर, बहुत हल्का सा, लेकिन अब बहुत ना के बराबर नुकसान, एरर आएगा, हल्का सा एरर तो अब भी आएगा, बस ना के बराबर। ठीक है, इसकी y1 लेंथ होगी, इसकी y2 होगी, इसकी y3 होगी। क्या ऐसे अनगिनत रेक्टेंगल बन जाएंगे? y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 yn, एन नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया, क्या एरिया भी बहुत छोटा होगा? डी ए, जो हद से ज्यादा छोटी चीजों के आगे डी लगा दो, ठीक है, डी ए। इसका एरिया, इसको 1 बोल रहा हूं, इसका एरिया बोल सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ ना बोलो, ऐसी डी ए2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसी डी ए3 लेंथ इंटू ब्रेथ, सही बात है। ऐसी डैश डैश करते करते n टाइम्स का एरिया वाई एन डी एक्स, सही बात है। अगर मैं इन सारे एरियाज को जोड़ दूं, सारे एरियाज को जोड़ दूं, इस जोड़ने को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो मैं प्लस के साइन की जगह डायरेक्ट क्या करूंगा, ऐसे एक सांप जैसा सिंबल लगाऊंगा और लिख दूंगा डी ए, टोटल एरिया, यानी एक्चुअल में ये सांप इस डी को भगाने के काम आता है, ऐसे मान लो, बस फील करने के लिए। ये जो सांप है ना, ये ऑपरेटर है, किसका ऑपरेटर है? इंटीग्रेशन दिखाने का कि इंटीग्रेट हो गया। और टोटल एरिया क्या? डीए। अगर मैं इस डीए के आगे सांप लगा दूं, मतलब ये सांप इस डी को खाने का काम करेगा। इस सांप की भूख कैसे खत्म होती है? डी को खा के, ठीक है। तो ऐसे लिखो, सांप और डीए, और इधर अभी मैं पहले प्लस करके लिखता हूं, y1 dx प्लस y2 dx, क्या y2 dx, ऐसी करते 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 yn dx, ठीक बात। क्या सबसे dx कॉमन आ जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या ऐसे ही अब मैं y1 y2 y3 y4 y5 ये सारे जो ऐड कर रहा हूं, इस ऐड की जगह भी ये सिंबल लगा दूं y के आगे? देख लो, देख लो भैया, देख लो भैया, यानी मैंने सारे y's को जोड़ दिया, ठीक है। ये सांप इस डीए का डी खा गया, ए बचा। क्या एरिया निकालने का फॉर्मूला मिला मुझे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इस y की वैल्यू क्या है? हो सकता है कुछ भी, y की वैल्यू हो सकता है साइन x हो, x स्क्वायर हो, कुछ भी, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में की थी। बस तुम फॉर्मूला समझो कि इंटीग्रेशन काम किसके आया। अभी बताऊंगा, इसमें और भी एक चीज है, बताएंगे अभी वो थोड़ी देर में। ये जो एरर बचा है ना हल्का सा, ये जोड़ते नहीं है ना, इसको मैथ्स में प्लस सी करके लिख देते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में हमें प्लस सी की कोई जरूरत नहीं, तो वो एक्स्ट्रा बात ही से भूल जाओ जो मैंने भी बोली, उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। हमारे सिलेबस में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये क्या चीज है सर, बताते हैं अभी क्या है। बस इतनी सी बात को समझ जाओ, यानी बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, एरिया ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ा और उस एरिया को ढूंढने का काम करेंगे, यही कहलाता है इंटीग्रेशन। अब तुम्हें जादू दिखाते चलो। अब मान लो तुम्हें ग्राफ दिया और इस ग्राफ की इक्वेशन बोल दी ग्राफ वाले ने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बोल दी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? एरिया निकालना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, सही बात है। y की जगह क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर dx, एरिया एक्स स्क्वायर dx। डिफरेंशिएशन में -1 करते थे ना, या +1 करते, थोड़ा सा डिफरेंस से सुनना। क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, इस 2 में +1 करेंगे और नीचे वापस से 2 लिखेंगे और +1 कर देंगे। यही है तुम्हारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। क्या आया? x³/3, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब आगे सुनना, हमारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे फिजिक्स में। पता कैसा क्वेश्चन आएगा? ढूंढ के बताओ एरिया सिर्फ इतने पार्ट का। कितने का? सिर्फ इतने पार्ट का, 2 से 3 तक का। या छोड़ो, कितना क्वेश्चन वाला कहेगा इतने पार्ट का नहीं। एक काम करो, तुम हमें एरिया बताओ यहां से लेके यहां तक का, सिर्फ 0 से लेके 1 तक का, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया बताओ, सिर्फ इतने का। तो अभी तक जो मैंने किया ऐसे ही करना है। तुम्हें एंड में क्या कर देना,
इस x के ऊपर ऐसे लगाओगे, यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे 1। कहां से? 0 से 1 तक का ढूंढना है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। तो तुम क्या करोगे, पहले तो 1 डालोगे x की जगह, माइनस फिर 0 डालोगे x की जगह, बाकी ऐसे लिखा रहने देना। तो आंसर आएगा 1/3। इनको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब हमने डेफिनेट आंसर निकाला है। अभी मैं आगे और बताऊंगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आगे और बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो अब हमें आगे जो मेन चीज करनी, सुन लो क्या करना है। पहला क्वेश्चन, जैसे y की वैल्यू तुम्हें दे दी क्वेश्चन वाले ने 3x², एक क्वेश्चन ये करते हैं, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है फाइंड वैल्यू फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, y इक्वल्स टू दे दिया तुम्हें साइन x दे दिया, और साइन, अच्छा साइन x का फॉर्मूला नहीं बताया ना, चलो इसे बाद में। y इक्वल्स टू तुम्हें दे दिया x की पावर -2 और फाइंड वैल्यू, दोनों क्वेश्चन करेंगे अभी, वैल्यू फ्रॉम, इसकी 0 to 1 ही कर दो, चलो है ना। चलो देखो जरा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ कर दो। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन 3x² इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, यही है। 3 बाहर ले लो, ऐसा कांस्टेंट जो साथ में उसे बाहर लो। अब सिर्फ बचेगा x² dx। क्या बताया अभी पावर में प्लस करो 1 और नीचे पावर लिखो, उसमें प्लस कर दो 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, 3x की पावर 3 अपॉन में 3 आया, इस 3 से 3 कट गया। इस x में क्या लिखोगे, लोअर हायर लिमिट। कैसे, यहां पे डब्बा लगाओ, 0 से 2, 0 से 2, पहले 2 लिखो x की जगह क्यूब, माइनस अब 0 लिखो x की जगह, तो आंसर आया 8। आसान था। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसको करते हैं। x की पावर -2, फिर से भाई x की पावर -2 dx। क्या करना है, x की पावर में -2 है, प्लस करो 1, नीचे लिखो पावर और फिर कर लो +1। ठीक है, कितना आया, x की पावर -1 अपॉन -1। क्या डायरेक्ट आ गया ये? अच्छा, जब भी पावर 1 पावर प्लस माइनस में होती है, क्या उसको उल्टा कर देते हैं? जब भी पावर माइनस में होती है और ये माइनस है, क्या मैं -1 x की पावर -1 को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ ना बोलो, या तुम नहीं चाहते तो ऐसे लिखा रहे दो, ये भी लिखा रहे दो। अब क्या करो, माइनस बाहर छोड़ दो, x की पावर -1 है ना, 0 to 1, 0 से 1, पहले 1 डालो इसकी जगह, माइनस ऐसे रहने देना, भी बाहर है ना, 1 डालो इसकी जगह, तो 1 आ गया। 1 की पावर -1, ये ज्यादा हार्ड हो गया ना, चलो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, है ना। -0 डालो, 0 की पावर कुछ भी डालो, यही आएगा। तो आंसर आ गया -1। देख लो, क्लियर बात, आसान है भैया, देख लो आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। एक और कर लेते चलो। y इक्वल्स टू लिया मैंने 4x³ + 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच के, अगर मैं बोलूं यहां y इक्वल्स टू 2, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? सोच के बताना, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? सोचो, आराम से सोचो, आराम से। कैसे लिख सकता हूं 2x की पावर 0? अरे x की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, सही है। देखना जरा यहां पे, इंटीग्रेट 4x³ + 3 dx। पहले क्या करो, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करो। कैसे, 4x³ के साथ dx लिखो, प्लस 3 के साथ dx लिखो, अलग अलग तोड़ दो इन दोनों प्लस को। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में थे, अलग अलग तोड़ दिया, पहला स्टेप। ठीक है, अब देखो जरा, यहां 4 बाहर लो, x की पावर 3 है, 3 में +1 करोगे, अपॉन +1 करोगे। क्या ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया? पावर में +1 और पावर नीचे लिखो, फिर +1, 4 बाहर लिखा है, +3 बाहर ले लो। अब यहां तो कुछ बचा ही नहीं, यहां तो 1 बचा। क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? इस 1 को सोच के बताओ कि इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? देखो अब जरा, ये 4 ऐसे ही रहने दो, x की पावर 4 आ गया और नीचे एक 4 आया, बस यहां 3 रहने दो। x की पावर 0, क्या 0 में +1 कर दूं, नीचे 0 लिख के फिर +1 कर दूं? ये था इंपॉर्टेंट स्टेप। मजा आ गया, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा, x की पावर 4 + 3, x की पावर 0 + 1 x हो गया। सही है, मजा आ गया, बता दो जल्दी से। सही है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वैल्यूज ढूंढनी है 0 से 1, वैल्यूज ढूंढो 0 to 1, यानी ये लोअर लिमिट कहलाई, ये हायर लिमिट। अब ये तुम्हारा काम है, क्या करोगे, पहले इसमें ब्रैकेट लगाओ ऐसे, 0 to 1 लिखो, फिर इसमें सिर्फ x पे लगाना, 0 to 1 लिखो, और आंसर बताओ क्या आएगा फाइनल। यहां 1 + 3, मेरा आंसर आ रहा है 4।
तो ये वाला आंसर सबको कमेंट में देना, जिस जिसका 4 आया बताना है कि सर हमारा आ गया 4, हमारा आ गया 4, सबको कमेंट में इसका आंसर देना है। अब कुछ फॉर्मूले सुन लो इसके 3-4। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, क्या फॉर्मूला हो पहला भैया, x की पावर जब भी n होगी तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, पहला फॉर्मूला ये यहां dx। अगला sin x का फॉर्मूला माइनस cos x, डिफरेंशिएशन में sin x का cos x था, यहां उल्टा हो गया, cos x का फॉर्मूला sin x। ठीक है, ये फॉर्मूले 12th बोर्ड्स में भी काम आएंगे। एक फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूं वो 12th बोर्ड्स में काम आएगा, कर लेना। ठीक है, अगर कभी भी ऐसे लिखा है cos 2x तो क्या करोगे, देखो पहले तो cos 2x का सिंपल इंटीग्रेशन करो, क्या आया sin 2x। अब डिवाइड में जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो एक्स्ट्रा चीज है ये करना है तुम्हें, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, जो नीचे वाली चीज है। ठीक है भाई, मजा आ गया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया सबको, क्लियर? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो? एक लिमिट वाला चलो क्वेश्चन और कराता हूं यहां पे ना। तुम्हें दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स और वैल्यूज है तुम्हारी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये है तुम्हारी। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये हायर। चलो करते हैं, इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सब लोग करेंगे भाई, ट्राई है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन और देखो लिमिट्स क्या है, 0 और 90 यहां लिख दिया करो। 0 और π/2 लिखना, अभी मैं 90 डिग्री में समझा रहा हूं, कभी तुम पाई में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो ये वो तुम्हारा साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस बाहर ही रहने दो, लिमिट यहां लगाओ 0 से 90। ठीक है, माइनस बाहर ही रहने दो। कॉस में पहले 90 डिग्री, ऐसे बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, पहले कॉस के साथ 90 लिखो एक्स की जगह, माइनस लगाओ, कॉस के साथ 0 लिखो। ठीक है, ये लिमिट डालना है, माइनस ऐसे रहने दो। कॉस 90 डिग्री हुआ 0, माइनस कॉस 0 डिग्री हुआ 1, ये -1 आएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो आंसर है 1। समझ गए? समझ गए लिमिट्स को कैसे यूज करना है, समझ गए? अरे बोल दो भैया, हैं? तो हम अपनी क्लास के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। वैसे तो जो मैं बताने वाला हूं वो क्लास 12th वाले बच्चों के काम का नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि तुम लोग रुको, क्योंकि बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा जो भी बात है। एक लॉग्स रह गया है, वो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, और उसके बाद मुझे तुम लोगों से बात करनी है 12th वाले बच्चों से, स्पेशली जितने भी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं और मेरे परिश्रम बैच वाले बच्चों से तो खासकर। ठीक है, तो लॉग्स बस जल्दी से खत्म करते हैं, ऑल्दो हमारे 12th बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हल्का सा आइडिया होगा तो कोई बुराई नहीं है ना। तो लॉग्स और कुछ नहीं है, पावर्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। पावर क्या, जैसे 10 की पावर 0, इस 0 को एक्सप्रेस करने का काम, इस 1 को एक्सप्रेस करने का काम, इस 2 को, इस 3 को। ये स्पेशली तुम्हारा केमिस्ट्री में काम आता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हायर लेवल, बस वहीं पे काम आएगा। और केमिस्ट्री में भी तुम्हें लॉग टेबल मिलती है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो जैसे मान लो 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, तो छोटी पावर्स नहीं। जब 10 की पावर करोड़ इक्वल्स टू पूछा जाएगा, 10 की पावर 1000 इक्वल्स टू पूछा जाएगा, तो देखो क्या करा, बस यहां ध्यान से देखना, मैंने 10 को तो लिख दिया पैरों में और 1 लिख दिया यहां पे, यानी पावर को हम आंसर में ले आए। हमें पावर का काम है, मतलब हम पावर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यानी log 10, ये बेस बोलते हैं, log का बेस 10, 1 की वैल्यू 0, log का बेस 10, 10 की वैल्यू 1, यानी 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10। तुम ध्यान से देखो, जो पावर थी ना हमने उसे एक्सप्रेस किया है। अब देख रहे हो, समझ रहे हो ये बात, ये वाली बात क्लियर? log 100, यानी जो log 100 बेस क्या है, किसकी पावर, 10 की, यहां पे 10 ही है, कुछ नहीं है तो मान लो 10 है, यानी हम 10 की पावर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं 2। log 1000 का log कितना होगा 3, यानी 10 की पावर 3। बहुत बेसिक सी चीज है। log के कुछ फॉर्मूले, log अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में a इंटू बी तो डायरेक्ट log a प्लस log b, डिवाइड में तो log a माइनस log b। पावर है कुछ a की, किसी कंपोनेंट की, तो उस n को आगे ले आओ, बस ln a log a, दो चीज तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा log, सिंपल log लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब बेस 10 है, मतलब 10 की पावर्स की बात हो रही है। लेकिन कभी कभी ln लिखा मिलता है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब, यानी अब जो पावर ढूंढी जा रही है, जैसे यहां पे 10 की पावर की बात हो रही थी, यहां पे 10 की पावर की बात नहीं होती, यहां पर e की पावर की बात होती है। ये e क्या है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है, बस इस e की वैल्यू याद रखना 2.71 होती है। यानी क्वेश्चन वाला तुमसे ये पूछना चाह रहा है 2.71 की पावर 1000 इक्वल्स टू, ये पूछना चाह रहा है तुमसे क्वेश्चन वाला। आई नो बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या चीज है, ज्यादा डीप में मत जाओ, 12th बोर्ड्स में हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कुछ बात छोटी सी, बस एक लास्ट का ज्ञान, फिर बंदे हैं हम उसके,
हम पे किसका जोर, निकलेंगे हम ऊपर चाहे कुछ भी हो, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत ही हर कदम। ठीक है, अपने हाथों किस्मत लिखने, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के निकलेंगे हम। ठीक है, देखो वैसे तो मैं वेक्टर्स भी इसी वीडियो में कराने वाला था, पर तुम्हें पता है ना अभी बहुत बच्चों के एग्जाम बहुत दूर हैं, तो होता गया है ना बच्चे 4-4 घंटे की वीडियो देख नहीं पाते। वेक्टर थोड़ा लंबा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का आराम से, मेरी स्पीड में देखा जाए तो 1-1.5 घंटे का, वरना 6-6 घंटे का भी है। ठीक है, तो मैंने वेक्टर इसलिए नहीं कराया कि सो दैट ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी ना हो जाए कि बच्चे देख के घबरा जाओ, अरे भाई 3 घंटे की वीडियो। तो बच्चों को जो पढ़ाना चाहता हूं, जो बच्चों को मैं देना चाहता हूं, वो भी नहीं बच्चे कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स कर लो, वेक्टर भी जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो चाहे किसी स्मोकर को स्मोकिंग का लत हो, किसी मोबाइल चलाने वाले को रील्स की लत हो, किसी पियक्कड़ को पीने की लत हो, ये जितनी भी लत है सब बेकार होती है। देखो तुम बोल सकते हो कि वो ज्यादा बेकार है कम बेकार है, नहीं। एक स्टूडेंट की लाइफ में रील चलाने की लत से बुरा कुछ हो सकता है? सोचो। बाकी जो लत बताई वो एक्सट्रीम केस है, लेकिन पता होते हुए कि इन सबका नुकसान है फिर भी हमारा दिमाग क्यों करता रहता है? क्योंकि इन सब के जो एंड होते हैं वो बहुत दूर दिखाई देते हैं। मतलब इन सब के जो नुकसान है ना वो तुरंत नहीं दिखते, वो कुछ टाइम बाद दिखाई देते हैं। सोचो अगर हमें ज्ञान हो जाए कि इनका नुकसान क्या है कैसे, अगर उनके नुकसानों को हम जानने लगे तो क्या हम अभी से इन चीजों को नहीं छोड़ देंगे? स्पेशली हम तो मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, हमारी तो रील वाली लतें बेसिकली है ना। ये 2 लतें मैंने इसलिए बताई कि देखो सब बेकार ही है। आगे आने वाला लाइफ में हो सकता है कि तुम्हारे किसी जानकार को तो उन्हें ये बात तुम समझा सकते हो। तो हमें अपने दिमाग को क्या करना है? बस ट्रेन। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, तुम्हारे दिमाग को तुम बचपन से ट्रेन करता है एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए, तो अब उसे तुम्हें वापस से ट्रेन करना पड़ेगा ना डेली पढ़ने के लिए। सेम तुम्हें उस रील की लत हटवाने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा ना कि किस तरह से मोबाइल की लत हटवाई जाए। कैसे हटवाओगे बताओ? बताओ। कंसिस्टेंसी वगैरह वाली सारी बातें ऑलरेडी सब बातें बता चुका हूं। तो इस क्लास के एंड में अब अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाके तुम हटवा सकते हो। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आज तुमने क्लास देख ली, कभी कभी तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से अंदर से नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। फील किया कभी? नहीं की तो भी करना। लेकिन जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं ना, तो हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा कॉन्फिडेंस, ये चीजें बढ़ती हैं। तो बस वही करना है तुम्हें। आज की पॉजिटिविटी का प्रूफ क्या है? अब तुमने एक क्लास इतनी ज्यादा बड़ी देखो मैंने की नहीं, मैं 3-4 घंटे की सोच रहा था, पर मैंने जानबूझ के बहुत कंसाइज क्लास रखी है और जितनी चीजें खत्म करा सका मैंने लगभग सब करा दी है, जो जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 12th बोर्ड्स में काम आने वाली है। तो अब तुम्हारी पॉजिटिविटी का प्रूफ ये है, मुझे कॉमेंट में दिखना चाहिए कि सर मुझे ये वाला टॉपिक बहुत मजेदार समझ में आया, सर मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया पर मैं दोबारा वीडियो देखूंगा और मैं दोबारा खत्म करूंगा। सर जब तक ये टॉपिक मुझे एकदम क्लियर दिमाग में नहीं बैठ जाएंगे मैं तब तक इस वीडियो को देखूंगा। सर मैं 2 बार देखूंगा, सर मैं 3 बार देखूंगा। एक एटीट्यूड ये होता है कि सर मुझे वो समझ में नहीं आया, सर मेरे से नहीं हो पा रहा, ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड। एक होता है पॉजिटिव, सर मुझे डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला समझ में नहीं आया पर मैं दोबारा करूंगा। सर मुझे इंटीग्रेशन में वो ग्राफ वाली चीज समझ में नहीं आई पर सर मैं दोबारा देख के दोबारा करूंगा। सर नहीं हुई तो तीसरी बार करूंगा, सर नहीं हुई तो चौथी बार करूंगा, 5वीं बार आपसे वापस पूछ लूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात, इतने टाइम तुम करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? एक टाइम बाद मेरे से पूछ लेना। हमारे परिश्रम बैच में तुम पूछ सकते हो, तुम्हें डाउट टैब वहां पे मिल गया ना, वहां पे पूछ लेना। ठीक है, बट मुझे वो पॉजिटिविटी का प्रूफ कमेंट सेक्शन में चाहिए इस वीडियो के। तुम्हें ये पता है मैं कमेंट सारे देखता हूं और तुम्हें रिप्लाई भी करता हूं। रिप्लाई क्लास में करता हूं, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मैं यूट्यूब में बार बार जाकर टाइप नहीं कर पाऊंगा, वो वॉइस वाला फीचर हमारे बैच में वहां पे दे सकता हूं मैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो कॉल पे तुम लोगों से बात करूंगा, वीडियो कॉल पे हमारी होनी है। चलो ठीक है, तो आई होप सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो कुछ वेक्टर बचा है, वेक्टर हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, बैच में, क्योंकि हमारा बैच में वेक्टर हो चुका है और वेक्टर वैसे भी स्पेशली 11th में आता है, 12th में बहुत काम की चीजें वो मैं सारी करा चुका हूं। मेन हमें बेसिक मैथ्स की करनी थी। बेसिक मैथ्स में भी बच्चों ने जो जो बोला था मैंने सारा करा दिया, डिफरेंशिएशन करा दिया, इंटीग्रेशन करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, 3 मस्ट थे, स्ट्रेट लाइन करा दिया, स्लोप्स करा दिए, ये जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने करा दिए। ठीक है, तुमने जो डिमांड की थी मैंने वो करा दिया। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टाटा एंड विश यू गुड लक। चाहे कोई बच्चा मेरे बैच में है, चाहे कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, सबके लिए थी ये वीडियो। पहले समझो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो बच्चे मेरे साथ परिश्रम बैच में पढ़ रहे हैं, ये हर किसी के लिए। इस वीडियो में मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है, चाहे तुम मुझसे पढ़ो, चाहे किसी तीसरे टीचर से, किसी चौथे टीचर से, बस मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ो और एग्जाम में फोड़ो भाई। अभी से 12th की प्रिपरेशन में लग जाओ, जितने बच्चे नहीं लगे। चलो बाय बाय।